यूनिक अंडरस्टैंडिंग देता है जो अतुलनीय है, जिसे हम टैलेंट कह सकते हैं। और जो इंसान अपने इस टैलेंट को पहचानता है और उसको समाज की भलाई के लिए उपयोग में लाता है, वो जीनियस कहलाता है। वो जीनियस जो हम्बल हो, नम्र हो, उसे गीता में श्री कृष्ण जी ने कर्मयोगी कहा है। अगर तुलसियान जी का इंट्रोडक्शन मुझे एक शब्द में देना है तो दैट विल बी ही इज अ कर्मयोगी। वर्क हार्ड, डू गुड एंड लीड अ मॉडेस्ट सिंपल लाइफ, ये उनके लाइफ की फिलॉसफी है। वो फंडामेंटल एनालिसिस की जीनियस है, एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी एंड द मार्केट एज अ होल एंड ऑल्सो अबाउट स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड कंपनीज। तुलसियान जी एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन इन्वेस्टर्स फ्रेटर्निटी में। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कंपनी सेक्रेटरी भी है। आपको पोद्दार रत्न अवार्ड से 2010 में सम्मानित किया गया है, जो 75 साल की पोद्दार इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में सिर्फ 50 लोगों को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। I am personally greatly impressed by his knowledge, analysis, logics, objective forecasts, and above all the honesty and frankness of his opinions. Mr. तुलसियान ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग 1975 से शुरू की है। शुरुआत में पॉकेट मनी के लिए शुरू की थी, ऐसा कहते हैं। उन्होंने 1992 के सिक्योरिटी स्कैम्स देखे हैं, 2008 का इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, 2016 का डिमोनेटाइजेशन इवेंट देखा है। Investing and advising on stock markets has since been his way of life, full of passion for the past 45 years. He has sailed through and helped investors tread through all these troubled times. Presently, he is providing timely and apt investment advice on www.sptulsian.com, of which Mr. Tulsian is the editor and CEO. His quotes on the sugar industry, cement industry, oil and gas industry, regulatory policies, and specifically Reliance Group are often considered to be the last word in the country. The media and investors rely on his advice, and he is often quoted in the leading financial newspapers and journals like Reuters, Economic Times, Navbharat Group, Business Standards और CNBC TV 18 पर आप तुलसियान जी को ऑलमोस्ट रोज सुन सकते हैं। With this brief introduction, sir, I invite you. The floor is yours. Please. सर, तुलसियान जी अभी 100 एक सेंचुरी ऑलरेडी हो चुके हैं। आप बात शुरू करने के पहले से ही 100 लोग जुड़ चुके हैं। वेलकम। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू अजय जी। और मैं नासिक जीटो चैप्टर का काफी आभारी हूं कि मुझे जो है कम से कम इस पेंडेमिक में आपके सभी मेंबरों से इंटरेक्ट होने का मुझे मिलता है। मैं हिंदी में कहूँगा या अंग्रेजी या हिंदी इंग्लिश मिक्स? हिंदी सर, हिंदी। ठीक है। तो मैं पहले तो नासिक जीटो चैप्टर का काफी आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों से शनिवार के दिन इंटरेक्ट करने का। और जिस हिसाब से जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन में मेरा बताया कि जो मैंने 45 साल का जो मेरा स्टॉक मार्केट का अनुभव, मैं हर जगह मेरा अनुभव ही शेयर करता हूँ, क्योंकि उसी से जो चीजें हैं कि जो मैं करता हूँ वही दूसरों को परोसता हूँ, यानी जो आप प्रीचिंग और प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं है। तो मैं जो कैपिटल मार्केट द रोड अहेड, इनफैक्ट हम सभी जो पिछले 2 या 2.5 या 3 महीने से जो पेंडेमिक के जो कोविड-19 के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, और ऐसे में नेचुरल है कि जब ये 100 साल में भी कम से कम किसी ने जब देखते हैं, अगर हम इतिहास के पन्नों को घुमाते हैं तो शायद 1919 में इतनी बड़ी एक महामारी फैली थी विश्व भर में, उसके बाद में हमने कोविड, और 1919 का तो कोई भी व्यक्ति जो है आज हमारे सामने जीवित नहीं है कि जो उस चीज का बखान कर सके या उसके बारे में बता सके। तो नेचुरल है कि अनयूजुअल सिचुएशंस जो है उसके लिए अनयूजुअल ट्रीटमेंट से अनयूजुअल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर मैं स्टॉक मार्केट के 40-45 साल के जो मेरे अनुभव में चलूं तो एक जनरली ये भी आप एक ईश्वर से मान के चलिए कि ईश्वर जो है एक वो सब चीज का निवारण करने वाला है। कारक जो है और कोई ये करता अपने सब है, और उसका जो फल देने वाला है वो ईश्वर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आज नहीं तो महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में इस चीज का जरूर निश्चित रूप से निवारण होगा। हमने बड़ी बड़ी बीमारियों को, विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, उन्होंने हर बीमारी का एक समाधान निकाला है। इसका भी समाधान शायद जो है वैक्सीन का डेवलपमेंट हो या कोई मेडिसिन का डेवलपमेंट हो, वैसे काफी पूरा विश्व इसके रिसर्च में लगा हुआ है।
और जिस हिसाब से इंडिया को एक महारत हासिल है, भारतवर्ष को एक महारत हासिल है फार्मा सेक्टर में, तो उसमें भी काफी बड़ी जो उपलब्धियां मिलने की एक आशा है। लेकिन फिर भी ये मान के चला चाहिए कि शायद 2020 पूरा का पूरा वर्ष जो दिसंबर तक का, उसमें सावधानियां बरतने की जरूरत है। और अगर खास करके आप स्टॉक मार्केट में निवेशक हैं तो, और वैसे भी स्टॉक मार्केट का निवेश करना, अगर आप आज वर्तमान स्थिति में देखें तो मेरे हिसाब से आपके पास दूसरा कोई विकल्प रह नहीं गया है। आज आप सभी उद्योगपति हैं, नासिक में, मनमाड़, औरंगाबाद, जिस हिसाब से लोग बाग जुड़ रहे हैं, जो मुझे बताया गया है, तो अगर आप इसमें देखें तो ब्रॉडली अगर हम और खास करके बिजनेस कम्युनिटी, हम राजस्थान गुजरात से जो बिजनेसमैन कम्युनिटी जो कि जीतो के सदस्य भी हैं, जीतो के मेंबर्स भी हैं, हमने ट्रेडिशनली जो है कमोडिटी का, रियल एस्टेट का, सोने चांदी का और शेयर बाजार का, और पांचवा ब्याज बट्टे पे पैसा देने का, ये 5 जो है साधन है जिससे कि आप अपनी उगाई कर सकते हैं, अपनी कैपिटल पे जो है वो पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं अब चलूं तो पुराना जो सिस्टम था कि कमोडिटी का, क्या फसल आती थी, फसल के टाइम पे आप अपने पैसे से सस्ते भाव में किसानों से फसल खरीद लेकर कर लेते थे, वो अब चीजें नहीं रही। अब कमोडिटी मार्केट भी जो है एमसीएक्स में जो सब करते हैं, मैं थोड़ा सा मेरी ब्लंट ओपिनियन या ब्लंट जो है व्यवहार के लिए मैं थोड़ा सा बदनाम भी हूं, लेकिन अगर आप कमोडिटी मार्केट्स का देखें तो आज भी हमारे यहाँ पे नेगेटिव डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं होने से कमोडिटी मार्केट सिर्फ एक सट्टे का या एक जुआ खाना बन के रह गया। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी किसी भी चीज में निवेश करते हैं तो आपके पास उसकी डिलीवरी लेने की, आपके पास उसको लेकर के अपने पास रखने की क्षमता होनी चाहिए, तो ही आप निवेशक माने जाएंगे, नहीं तो आप जो है एक स्पेक्युलेटर या एक जुआरी माने जाएंगे। तो जो कमोडिटी मार्केट है, चाहे उसमें फिर आप क्रूड का कर रहे हो, सोने चांदी का कर रहे हो, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का कर रहे हो, या फिर और किसी भी चीज का कर रहे हो, वो सारा का सारा स्पेकुलेशन होता है, क्योंकि किसी की भी डिलीवरी लेने की इंटेंशन नहीं होती कि मुझे शक्कर की डिलीवरी या क्रूड की डिलीवरी, या फिर चुनिंदा में 2 या 3, 4, 5% के लोगों की बात नहीं करता हूँ कि जो एक्चुअल प्रोड्यूसर होते हैं या फिर जो किसान होते हैं, जो अपनी फसल को उगा करके एग्री कमोडिटी एक्सचेंजेस पे बेचते हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंजेस जो है एक तरह से निवेश के रूप में रूल्ड आउट है। दूसरा, अगर आप देखें रियल एस्टेट, जिस हिसाब से हम 2 या 3 साल से देख रहे हैं, और अक्रॉस द बोर्ड, इनफैक्ट अक्रॉस इंडिया, चाहे आप महाराष्ट्र में देखिए, बंबई में देखिए, दिल्ली में देखिए, साउथ में देखिए, हर जगह आप, और खास करके डीमोनेटाइजेशन के बाद में, जो 4 साल पहले डीमोनेटाइजेशन आया था, उसके बाद से एक तरह से चूंकि 2 नंबर का पैरेलल इकोनॉमी जो है रियल एस्टेट को काफी बढ़ा रही थी, वो एक तरह से रास्ता सारा बंद हो गया। और अब तो ऐसी हालत है कि लोगों ने, जिन्होंने पिछले 4 या 5 साल में रियल एस्टेट खरीदी है, उनको एक तो एग्जिट रूट नहीं, और दूसरा उनको उसकी अपनी जो लागत है वो भी नहीं मिल रही, चाहे फिर वो जगह, चाहे फिर वो जमीन हो, फिर चाहे वो फ्लैट हो, चाहे फिर दुकानें हो, या और कोई भी चीज हो। तो एक तरह से आपके पास दूसरा जो साधन है रियल एस्टेट का, वो एक तरह से बंद हो चुका है। तीसरा जो है ब्याज बट्टे पे जैसे पैसा देना, जिस हिसाब से आप ब्याज बट्टे पे पैसा देने का काम करते थे पहले, चाहे अपने व्यापारी वर्गों में, अपने दोस्तों में, वो एक तरह से पिछले 3-4 साल से, चाहे आप इसे लोगों की नीयत खराब कहिए, या फिर लोगों का जो है एक स्टैंडर्ड या मॉरल इतना गिर गया कि अगर उन्हें कोई भी रूप में तकलीफ आती है, और इनफैक्ट कहने वाले तो ऐसे भी कहते हैं कि जिसको अगर आपको कोई भी पैसा नहीं देता है, तो आप अपने रिलेटिव, अपने सगे संबंधियों को आप सबसे पहले जो है डब्बे में उतारने का, उसे डुबाने का एक प्रयास करते हैं। तो वो एक तरह से साधन बंद हो गया। और उसके बाद में अगर मैं डेट के ऊपर ही जाऊं या पैसे को ब्याज पे लगाने का ही करूं, तो जो 2 साधन थे, एक तो बैंकों में एफडी और दूसरा म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, जो आप सभी वाकिफ होंगे। तो जो बैंक का एफडी है, आज हमें पता है कि बैंक का एफडी का इंटरेस्ट कितना गिर गया है, जिस हिसाब से लोअर इंटरेस्ट रेजिम है। और इनफैक्ट ये जरूरी भी है, अगर आप किसी भी देश की इकोनॉमी को तरक्की करना है तो ब्याज की दर जो है काफी कम होनी चाहिए। और मैं सराहना करूंगा ये वर्तमान सरकार का, जो पिछले 6 साल से पावर में, कि इन्होंने कम से कम कंटिन्यूसली जो इंटरेस्ट रेट की गिराई है, वो एक आगे जाके कहीं ना कहीं इस चीज को हेल्प की, पिछले 6 सालों में हेल्प भी किया और आने वाले समय में भी हेल्प करेगा। तो आपका बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 6, 6.5, 7% से ऊपर नहीं मिलेगा। 10 साल के अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड का यील्ड को अगर आप एक मापदंड माने, तो वहां पे 7% या 6.5% की यील्ड है, और उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर मैं 10% का भी टैक्स ब्रैकेट मानूं, तो आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है 5-5.5% से ऊपर नहीं मिलता है। और रहा सवाल डेट म्यूचुअल फंड का, हमने देखा है कि किस हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड जो परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल या बहुत ही ज्यादा इस चीज का से निराश हूं कि जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजरों की सैलरी होती है, जिस हिसाब से उनसे उनके परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है, मैं कहूंगा कि उनका परफॉर्मेंस पीएसयू बैंकों के मैनेजर या बैंकों के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर से भी खराब है। जिस हिसाब से उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड लेंडिंग की है,
फिर चाहे एक ग्रुप को हो, फिर चाहे एक सेक्टर को हो, वो वाकई में निंदनीय है। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी शेक हुआ है। और लास्टली अगर मैं चलूँ वो सोने चांदी के रूप में, तो सोने चांदी के रूप में ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो हमारे भारतवर्ष में हमारे पुरखों ने हमेशा ज्वेलरी के हिसाब से जो गहना गुठी जो बनाया उसको एक तरह से अपना निवेश मानते थे। और अब वो भी एक तरह से एवेन्यू बंद हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से मेकिंग चार्जेस लगता है, आप जीतो के मेंबर्स काफी मेंबर्स उस सोने चांदी के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, तो अगर आप उस चीज को देखें तो वहां पे काफी ज्यादा मेकिंग चार्ज हो गया है। और कई कंपनियां जो जैसे टाइटन हो या ऑर्गेनाइज फील्ड में, वहां तो मेकिंग चार्जेस 25 से 40% जो है ज्वेलरी का, यानी सोने की दाम कीमत का 25 से 40% जो है वो मेकिंग चार्जेस लगता है। तो अगर आप कोई भी ज्वेलरी को 2 या 3 बार रोटेशन करेंगे तो आप अपने तो पूरी तरह से अपने जो धातु है, जो सोना चांदी है, उसकी आप वैल्यू खो चुके होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब आप सोना चांदी को रॉ फॉर्म में तो ले नहीं सकते। ठीक है, लोग बाग कहते हैं ई पेपर पे लेके रखे, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं चीज का आपको एक तरह से डर है, या एक तरह से आपको कोई एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ऐसे माहौल में इक्विटी का जो इक्विटी का माहौल बैठता है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। और ये मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया, अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा पे नहीं भी जाऊं, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो सोने के एवज में या रियल एस्टेट के एवज में शेयरों ने हमेशा आपको ज्यादा रिटर्न दिया। मेरा ऐसा मानना है कि आगे भी चलकर यही चीज रहेगा, क्योंकि इसकी खास वजह है कि यहाँ पे अब एक तो कोई भी चीज की ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा आ गई है कि आप कोई भी ओपन रेट के ऊपर जिस हिसाब से प्रीवेलिंग प्राइस है उस पे आप ले बेची कर सकते हैं, चाहे कोई भी शेयर हो। दूसरी चीज, आपको अगर कोई भी शेयर में आपका इन्वेस्टमेंट हो, उसके मैं भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आप अपनी लागत को 48 वर्किंग आवर्स में, या अगर आप माने भी तो आप 3 से 4 दिन के अंदर अपने पैसे को रियलाइज कर सकते हैं। आप अपने जिस दिन शेयर बेचेंगे उसके 48 घंटे में, वर्किंग डे में आपको पैसा आ जाएगा। और उसके अलावा जो आपको ट्रांसपेरेंसी है पूरा का पूरा, कितने पैसे में कितने रेट पे कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई, तो ट्रांसपेरेंसी, इजी लिक्विडिटी और टैक्स एफिशिएंट। आज भी शेयरों में अगर लॉन्ग टर्म गेन होता है तो आपको वहां पे 10% का ही सिर्फ टैक्स है, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको आज भी सिर्फ 15% का टैक्स है। जबकि अगर आप सुपर रिच भी हैं HNI कैटेगरी में भी, जहां पे कि हाईएस्ट टैक्स रेट 43-44% है, वहां पे भी कैपिटल गेन को कैप किया गया है। तो इस हिसाब से कैपिटल मार्केट के सिवाय दूसरा कोई भविष्य नहीं है। और आने वाले समय में मेरे हिसाब से जिस हिसाब से जैसे जैसे युवा वर्ग जो कमाई में लगा हुआ, आज भी जो पुराने अगर आप देखें जो 55 या 60 साल के ऊपर है, मेरी उम्र से, मेरी आज उम्र करीबन 62 साल की हो गई है, जो अगर आप 55-60 से ऊपर के देखें तो उन्हें थोड़ा सा आज भी इक्विटी से डर लगता है, क्योंकि वो मानते हैं कि इक्विटी आज भी जुआ है या एक तरह से सट्टा है। और ये मैं, जैसे महेंद्र जी ने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि 1975 से मैं शेयर बाजार में हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं 1975, 78, 1980 के आसपास जब सीए वगैरह CS कोर्सेज किया करता था, तो उस टाइम पे दलाल स्ट्रीट में जाता था। मेरे पिताजी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे, तो मेरे पिताजी के क्लाइंट में आकर के मेरे पिताजी को कहा कि आपके बेटे को हम लोगों ने दलाल स्ट्रीट में देखा है, तो आप जरा इस पे नजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कहीं पे ये लड़का आपके हाथ से ना निकल जाए। तब मेरे पिताजी जो काफी अच्छे बैंकर थे, एडवोकेट प्रैक्टिसिंग थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसको कैपिटल मार्केट का इंटरेस्ट है और ये इसमें जुए स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करता है। और आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने 45 साल में कभी भी कोई भी F&O हो, उसके पहले ब्याज बदला हो, कभी भी लेवरेजिंग के लिए मैंने सट्टा नहीं किया है। हेजिंग के लिए मैं जरूर करता हूँ। अगर मेरे पास जैसे माल है, अगर मान लीजिए कोई शेयर का मेरे पास डिलीवरी है, मान लीजिए HDFC लिमिटेड है, मेरे पास 1000 शेयर है, उसका 250 का लॉट है, तो मैं 4 कॉल बेच दूंगा आउट ऑफ मनी करके, जिसमें कि अगर मुझे 2-2.5-3% का रिटर्न मिल सकता है माल के सामने। तो मैंने कभी भी मेरे स्पेकुलेशन नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब कि जो 55-60 साल के ऊपर के उम्र के व्यक्ति हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने हाथ जलाए हैं शेयर बाजार में, या तो सट्टा करके या फिर बैड डिलीवरी में कोई भी शेयर उठा ले, या फिर कोई भी अननोन कंपनियां जो जिसे हम लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं, या जिसे स्मॉल कैप और मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप का की कैटेगरी के जो होते हैं, उसमें उन्होंने अपने हाथ जलाए। तो अगर आप, और उसके अलावा अगर आप देखें, यंगस्टर्स जो है आजकल काफी एनलाइटेंड हो गए हैं, पढ़े लिखे होते हैं। हमारी जो अगली जनरेशन है उसमें बच्चे काफी शिक्षित है। अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं भी लेते हैं, अगर वो सिर्फ ग्रेजुएट भी है बीकॉम में, तो उनका जो नॉलेज होता है, उनका जो रीडिंग होती है, उनको जो इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होता है, वो उन्हें काफी बुद्धिमान बनाता है। हमारे समय में ये सारी चीजें नहीं थी। मुझे याद है मैं स्टॉक एक्सचेंज की लाइब्रेरी में जाकर के बैलेंस शीट पढ़ा करता था, न्यूज आर्टिकल पढ़ा करता था, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ा करता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास स्टॉक मार्केट के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि आज भी मोस्ट टैक्स एफिशिएंट है, और इसीलिए अगर आपको पता हो 2 या 3 साल पहले तो कैपिटल मार्केट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटली टैक्स फ्री था,
और यही कारण है कि मैं मेरे साथ साथ में आप लोगों को अनुभव भी देते जाऊंगा। जैसे मैंने एक बताया कि मैंने आज तक कभी सट्टा नहीं किया, मैंने जिंदगी में कभी भी F&O मैं स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर था इसके बिगिनिंग से 93 या 94 नवंबर से, जो मैंने 2007 में, वर्ष 2007 में मेरी स्वेच्छा से मेंबरशिप सरेंडर की थी, करीबन 12 साल तक ब्रोकिंग करने के बाद में। उस वक्त मेरे पास F&O सेगमेंट की भी मेंबरशिप थी, लेकिन मैं मेरे कोई भी क्लाइंट को F&O पे काम करने की इजाजत नहीं देता था। तो वो मुझसे नाराज भी होते थे कि अगर आप मुझे तुलसियान जी अलाउ नहीं करेंगे तो हम दूसरे ब्रोकर के पास चले जाएंगे। मैं उन्हें कहता था कि आप शौक से जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सट्टा अलाउ नहीं करूंगा। और जो कुछ चुनिंदा अगर 5-7 क्लाइंट गए भी, तो उन्होंने बहुत अपने F&O में बहुत बड़ा नुकसान करके फिर से मेरे पास आए और कहा कि तुलसियान जी, हम आपसे आपकी उस वक्त बात मान लेते हैं तो हम हमारी वेल्थ, हमारी मानसिक शांति उसे खराब नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैपिटल मार्केट जब 2 साल पहले या 3 साल पहले टोटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम था, उस वक्त से इनफैक्ट अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखें तो मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 16, 17, 18 से या 20 से स्टॉक ज्यादा ऊपर नहीं मिलेंगे। मैंने देखा है लोगों को, पहले लोग क्या करते थे कि कोई कंपनी के 5 शेयर, 10 शेयर, 2 शेयर ले लेते कि उस कंपनी की कूपन आएगी या उस कंपनी का AGM अटेंड करने को मिलेगा। ये सारे प्रलोभन के उसमें के हिसाब से मैंने कई निवेशकों का देखा, उनपे 100, 200, 300 कंपनी के शेयर्स हैं और बड़े खुश होते हैं, मेरे पास इतनी कंपनी की बैलेंस शीट आती है, इतने कंपनियों की कूपन आती है, इतने कंपनियों की AGM अटेंड करने की मिलती है। अगर आपका ये सारा अगर आपकी छोटी सोच रहेगी, अगर आप छोटे प्रलोभनों में फंसेंगे तो आप छोटी कमाई करके ही रह जाएंगे। हमेशा बड़ा और रैशनल काम करिए। तो जो मैंने कम से कम किया कि मैंने कभी भी मेरे पोर्टफोलियो में, अगर आप आज भी देखेंगे तो अगर मेरे पोर्टफोलियो में 16 से 18 शेयर या 16 से 20 शेयर से ज्यादा आपको शेयर नहीं मिलेंगे, और कोई भी शेयर को मैं 2 या 3 साल या मैक्सिमम 4 या 5 साल से ज्यादा नहीं रखता हूँ। अगर मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मेरे पास HDFC लिमिटेड है, एशियन पेंट्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी मैं कोई ना कोई भाव पे जरूर उसमें से निकलता हूँ। मान लीजिए कि फर्ज करिए कि मैंने HDFC लिमिटेड 1500 रुपए में लिया, अगर भाव 2000 हो गया, 2200 हो गया, मैं निश्चित रूप से बेचता हूँ, उसे वापस से 200 रुपए नीचे या 5%, 8% नीचे 1 महीने के अंदर अंदर फिर से खरीदने की कोशिश करता हूँ। और अगर उसे नहीं खरीद सका तो उसी के क्वालिटी का समकक्ष की क्वालिटी का स्टॉक मैं दूसरा ढूंढता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मेरे से HDFC लिमिटेड छूट गया तो मैं तो TCS ले लूंगा या फिर एशियन पेंट्स ले लूंगा या रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लूंगा। और मैंने कभी भी जो है कि प्रॉफिट बुकिंग करने से हिचकिचाया नहीं, जिसे हम लूजली कहते हैं कि डोंट मैरी विद शेयरों से शादी मत करिए। आप कोई भी कंपनी के प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर को अपनी होल्डिंग बेचने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, वो इतना पॉजेसिव होता है, हमें वो उतना अटैचमेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा है, आज मैं 30 साल से स्टॉक मार्केट के एडवाइजरी में हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी ब्रोकिंग मैंने सरेंडर के बाद से, मैं उसके पहले से मैंने एक न्यूज़पेपर भी निकालता था जिसका मैं एडिटर था। यहाँ पे हर निवेशक जो है बढ़ते बाजार में मैंने महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है। अगर आप इस अपनी मानसिकता को अगर थोड़ा सा फ्लिप करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बढ़िया समय होगा। अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं आपको, तो जिन्होंने 2 दिन, क्योंकि अगर कोई भी आपको उदाहरण देने से ही आपको उस चीज का पता चलेगा। अगर आप देखें कि पिछले 2 दिन से या 3 दिन से मैंने कहा था कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदिए, क्योंकि उसमें GSK का स्टेक सेल आया 1900 परसों के दिन, यानी गुरुवार के दिन हमने सवेरे 1910 रुपए में कॉल दिया था कि आप HUL खरीदिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जहां पे अगर आपको कोई भी, चूंकि ये पता था कि GSK हेल्थ कंज्यूमर ग्लोबल ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर जो हॉर्लिक्स और बूस्ट बनाती है, वो कंपनी HUL में मर्ज हुई। जो GSK ग्रुप है, ग्लेक्सो ग्रुप है, उन्हें करीबन 5.5-6% का स्टेक HUL में मिला। अब वो नेचुरली उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं कि HUL के शेयर होल्डर बन के रहे, उनकी जरूरतें थी, इसलिए उन्होंने उस कंपनी को बेचा। 25,000 करोड़ रुपए उन्हें जरूरत थी। जब वो बेचने आए 13.5 करोड़ शेयर, तो स्वाभाविक शेयर से उसमें गिरना शुरू हुआ और 1900 के लेवल पे आया। अब पिछले 2 दिनों में आप देखिए 1900 से कल जो है शेयर जो है करीबन 2100 के आसपास बंद हुआ। यानी 2 दिन का अगर आपने इमीडिएटली या अलर्ट होकर के काम किया होता तो आपको करीबन 10% जो है 2 दिन का रिटर्न मिलता है। और आज भी अभी भी 2100 का कोई टॉप नहीं है। आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा शेयर आपके पोर्टफोलियो में परपेचुअल रह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया, हमने HUL के शेयर जो थे GSK कंज्यूमर के थ्रू, वो हमने करीबन 2400 या 2450 रुपए में 2 महीने पहले हमारे PMS पोर्टफोलियो में बेचा था, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में बेचा था, कि यही सोच करके कहीं ना कहीं जब इवेंचुअली कंपनी मर्ज होगी तब फिर से मैं इस शेयर को वापस नीचे भाव में ले लूंगा। और वो हमने किया। हमने हमारे PMS में भी 1950 रुपए के आसपास शेयर उठाए और जो पहले हमने 2400 2450 के भाव में बेच दिए।
तो मेरा कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म शेयर का मतलब ये नहीं होता कि वो रोज एफडी की तरह रोज बढ़ते रहेगा। जैसे एफडी लीनियर अगर आप एफडी का ग्राफ बनावे तो उसका ग्राफ एक लीनियर होता है कि एवरी डे उसमें बढ़त आएगी, कभी भी घटत नहीं आएगी। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता। आपको अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर आज 2500 दिख रहा है तो हो सकता है कि एक महीने बाद आपको उसका 2200 भी भाव दिखे, फिर से वापस 2700 दिखे। तो कोशिश करिए कि एक रेंज में लोअर रेंज के एंड पे बेचने की और वो लोअर एंड के रेंज पे लेने की और अपर एंड के रेंज पे बेचने की। अभी दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं एशियन पेंट्स का। जैसे एशियन पेंट्स का अभी तक ये चीज कुछ, अगर आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को प्ले करें या थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का कान को खोल के रखें कि एशियन पेंट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 4 करोड़ 70 लाख शेयर होल्ड कर रही है। उसकी सेलिंग मार्केट में आने की संभावना है अगले 2 या 3 दिनों में। वैसे उसके एक्सपेक्टेशन पे ऑलरेडी शेयर करेक्ट हो गया है, लेकिन अगर आपको एशियन पेंट्स आज सब कोई, जब एशियन पेंट्स 15 दिन पहले 1850 का भाव चल रहा था तब टीवी पे हर एनालिस्ट उसकी तारीफ कर रहा था। एशियन पेंट्स तो एवरग्रीन कंपनी है, 20 साल में पेंट सेक्टर ने हमेशा अच्छा ग्रो किया है। लेकिन अब पिछले अगर 6 दिन में या 7 दिन में देखिए शेयर घट करके 1600 के आसपास आ गया है, या कल तो मेरे हिसाब से 1570 के आसपास बंद हुआ है। मेरी आप लोगों को सलाह है कि अगर आप 1550 का भाव देखते हैं, फिर चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज 4 करोड़ 70 लाख शेयर बेचने के लिए कल आवे, परसों आवे या 4 दिन में आवे, वो आएगी जरूर निश्चित रूप से। लेकिन अगर आप जब भी आवे, अगर आप 1550 में शेयर लेते हैं, हो सकता है कि जब शेयर बेचने आएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज तब आपको 1500 का भाव दिखे। लेकिन अगर आपको 1550 में एशियन पेंट्स मिलता है तो आप निश्चित रूप से उसे लेकर के एज अ निवेशक लेकर के बैठिए। लेकिन हमारे साथ में क्या होता है कि मार्केट में 2 पैरेलल एक्सपर्ट्स चलते हैं, एक है फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, एक है टेक्निकल एक्सपर्ट्स। मैं जो आप लोगों को बात करता हूँ कंपनी के वैल्यूएशंस को देख के, फ्यूचर का, इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट्स देख के फंडामेंटल कॉल लेता हूँ, और एक होता है टेक्निकल कॉल जो कि ट्रेंड को देखता है कि ट्रेंड क्या है। तो मैं कोई टेक्निकल एनालिस्टों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की थियरी जो है जनरली 90% केसेस में आपको लॉस करवाती है, क्योंकि वो जो है सिर्फ प्रेजेंट ट्रेंड को एक्स्ट्रापोलेट करती है, प्रेजेंट ट्रेंड को एक्सटेंड करती है। उन्हें अगर प्रेजेंटली मंदी दिखती है तो मंदी की बात करेंगे, तेजी है तो तेजी की बात करेंगे। तीसरा मैं आपको उदाहरण दूं, लोगों ने जिन्होंने सुना होगा बजाज फाइनेंस पे, मैं आप लोगों को सबको करीबन इस वर्ष 2020 में जनवरी से जब 4000 का भाव हुआ था तब से कॉशन कर रहा था कि इस कंपनी काफी एक्सपेंसिव है। अब कोई आर्ग्यूमेंट करेगा कि नहीं, ये तो सारे के सारे एनबीएफसी बैंक ही करेक्ट हुए हैं, लेकिन जिस अनुपात में बजाज फाइनेंस करेक्ट हुआ उस अनुपात में दूसरे एनबीएफसी या क्वालिटी फाइनेंस कंपनियां करेक्ट नहीं हुई। आपको बजाज फाइनेंस जो आप फाइनेंस कंपेयर नहीं कर सकते, बजाज फाइनेंस को आपको कंपेयर करना होगा एचडीएफसी बैंक से या एचडीएफसी लिमिटेड से। उनमें करेक्शन हुआ है 30% का, बजाज फाइनेंस में करेक्शन हुआ है 60% का। तो एक हमेशा जो मैंने बताया कि एक बाजार में एक हमेशा होता है, पास्ट के अगर कितने भी उदाहरण दूं मैं आपको कि आयशर इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर, पेज इंडस्ट्रीज, फिर ये बजाज फाइनेंस, हमेशा लोगों को हाई स्टॉक, और हमेशा मैंने इन पे कॉशन किया क्योंकि इनका जो पी मल्टीपल था उस वक्त जब मैंने कॉशन किया था तब 60 से 75 का पी मल्टीपल था, जो कभी सस्टेन हो नहीं सकता है। आप कोई भी इंडस्ट्री का गया, कोई भी स्टॉक का इतने महंगे पी करेंगे, पी यानी ईपीएस इनटू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, वो आप सब जानते हैं। तो पी मल्टीपल 60, 65, 70 का कभी सस्टेन कर नहीं सकता। 60, 70 का सस्टेन करेगा उस कंपनी में जो 30 पे 35, 40% का ग्रोथ सालाना अगले 10 साल तक दिखा सकती है, जो कि किसी कंपनी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा आपको यही कहना है कि जो उदाहरण के तौर पे जो मैंने बताया कि अगर आप चीज पे क्वालिटी कंपनियों के लिए एक रीजनेबल भाव पे वेट करिए। चौथा एग्जांपल लीजिए, मैंने रिलायंस, कल से मैंने रिलायंस के ऊपर एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग का कॉल देना शुरू किया 1570 के आसपास जो आया, क्योंकि वहां पे 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। मैं इनफैक्ट इसके पहले 1-1.5 महीने के पहले से करीबन मैं रिलायंस इंडस्ट्री कॉल दे रहा था कि फिर से 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है। मैंने मेरे टीवी पे भी ये मेरा व्यू दिया था। अब कल आप देखिए लोगों को इतनी ज्यादा पागलपन था, जिसको देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है। अब आपको मैं नहीं कहता हूँ कि 1577 या 1575 या 1570 का रिलायंस इंडस्ट्रीज घट करके 1200 होगा, लेकिन निश्चित रूप से संभावना है कि 1500 से नीचे इसका भाव आएगा। 1470 आपको करीबन 600 रुपए का जो है फॉल अगले 1 महीने के अंदर अंदर दिखाई दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पे एक बार जियो प्लेटफॉर्म की जो प्लेसमेंट जो हो रही है कंटिन्यूअस कंपनी में, वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। ऑलरेडी उन्होंने 13.5% का प्लेसमेंट किया है, 15% से ऊपर प्लेसमेंट और नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि 15% का प्लेसमेंट करेंगे, 10% आईपीओ के लिए रखेंगे और फिर 75% का रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद अपने पास रखना चाहेगी। और ये चीज भी मैंने मेरे टीवी पे व्यू दिया था। तो ये हमेशा जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो आपको कॉल देगा कि 1575 में रिलायंस लीजिए, लेकिन आपको याद हो तो जनवरी महीने में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज 1600 का भाव किया था
तभी भी हमने कॉशन किया था और हमने हमारे पीएमएस में भी 1500 के भाव में शेयर को बुक किया था, 1450 के भाव में बुक किया था और फिर से 1250 में एंट्री ली थी। और अगर आप इस फॉल में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो पिछले 2 महीने का जो बेरिशनेस आया था या 23-24 मार्च के आसपास जो मार्केट वीक था, उसमें करीबन नीचे में 1100 या 1000 रुपए भी, मैं हिस्टोरिकल लो पे नहीं जा रहा हूँ फॉर पर्पसेस ऑफ बॉटम लाइन, फॉर एनालिटिकल पर्पसेस, बट फिर भी आपको 1000 रुपए में शेयर मिल रहा था। उस वक्त सारे के सारे नेगेटिव थे। वही जियो प्लेटफॉर्म था, वही रिलायंस रिटेल था, वही ऑयल टू केमिकल बिजनेस था, लेकिन हम इतने ज्यादा जो है प्रेजेंट ट्रेंड से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मंदी में मंदी और तेजी में तेजी दिखने लगती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप थोड़ा सा, अगर आप क्वालिटी स्टॉक से ऊपर एक वैल्यूएशन कॉल लेंगे, जैसे उदाहरण दिया मैंने आपको एशियन पेंट्स, अगर आपको एशियन पेंट्स आज भी 1550 में लेना है, 1500 होने दीजिए, 1450 होने दीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उसमें बने रहिए निवेशक के रूप में, आपको अच्छा रिटर्न, जिस दिन वो सेलिंग खत्म हो जाएगी 4 करोड़ 70 लाख शेयर की रिलायंस द्वारा, उस दिन आपको उसके अंदर फिर से आपको बाउंस बैक मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि क्वालिटी हमेशा होनी चाहिए। तो क्वालिटी के कई में चाहिए, हर एक मैंने एक कड़ी बनाई है, मैंने इन मोतियों को एक माला में पिरोने की कोशिश की है कि क्वालिटी स्टॉक्स कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो में। जैसे मैंने बताया कि एक मैंने मेंबरों का, कई मेरे निवेशकों का देखा है कि उनके पास में 200 कंपनी के स्टॉक्स है, तो आपको 16 से 20 कंपनी के स्टॉक्स रखना है, प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूस करना है। और मेरा एक और आपको सलाह है हर निवेशक को कि क्वालिटी स्टॉक्स का मतलब है कि जो ब्लू चिप कंपनियां जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी ग्रुप के शेयर्स हैं, इनका प्रपोर्शन आपका जितना भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, मैं एफ&ओ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने जो एफ&ओ मार्जिन दी है वो आप मान के चलिए आपने जुआ खेलने के लिए पैसा दिया और आपकी जो मार्जिन आपके हाथ से एक दिन निकल जाएगी, आपके लॉसेस फाइनेंस करने में काम आएगी। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है आपके पास, उसका कम से कम 65% या 2/3 जो है क्वालिटी फ्रंटलाइनर में होना चाहिए। और जिनका भी ऐसे क्वालिटी फ्रंटलाइनर में नहीं है, मेरी कम से कम उन्हें राय है कि अब जो चूंकि जो मायूसी या जो वीकनेस का जो फॉल हुआ है, इसमें आपके पास एक समय है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करके, मैं नहीं कहता हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट मेरी तो जो महारत रही है वो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके ही उनमें पैसा कमाने की रही है। लेकिन इसका मतलब ये मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में 100% या 80% या 90% में जो है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का समावेश करें। हमेशा, अगर आज भी आप मेरा भी पोर्टफोलियो देखेंगे, हमारे पीएमएस का भी पोर्टफोलियो देखेंगे, तो उसमें तकरीबन 80% का जो वेटेज है वो फ्रंटलाइनर क्वालिटी स्टॉक्स में और 20% जो है मिड और स्मॉल कैप में है। इनफैक्ट ऐसे कई पीएमएसएस हैं जिन्होंने सिर्फ स्मॉल कैप और माइक्रो कैप पे काम किया है और आज उनकी इतनी हालत खराब है कि उस पीएमएस में से निकल भी नहीं सकते और उस अपने निवेशकों को रिटर्न्स भी नहीं दे सकते। तो मेरी जो सलाह है कि आपका पोर्टफोलियो में 65% या 2/3 66% जो है वो फ्रंटलाइनर में होना चाहिए, करीबन 20% का जो है मिड कैप में होना चाहिए। इसके क्राइटेरिया क्या है कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ऊपर हो, उसको आप एक तरह से अपना, ऐसा कोई डिफाइंड रूल नहीं है, ना कोई सेबी का रूल है, ना कोई डिफाइंड लॉ है कि 30,000 करोड़ वाली कंपनी को आप लार्ज कैप कहिए। हमने एक हमारे पैरामीटर बना रखे कि 30,000 करोड़ से जिसके ऊपर का मार्केट कैप हो, उस कंपनी को आप लार्ज कैप कह सकते हैं, उसका समावेश आपके पोर्टफोलियो में 65% तक होना चाहिए। जो मिड कैप कंपनी है उसका करीबन 10,000 करोड़ से 25-29,000 करोड़ तक का, उसे हम मिड कैप कंपनियां कहते हैं, उसका आपके पोर्टफोलियो में प्रोपोर्शन होना चाहिए करीबन 20% का। तो 65 और 20 हुआ 85, 10% या 5% या 7.5% आप रखिए स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के लिए, और 7.5 से 10% आप हमेशा कैश में रखिए। हमेशा आपके पास में बैंक में अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आप अपॉर्चुनिटियां को प्ले कर सकते हैं। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि उदाहरण के तौर पे फर्ज करिए कि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है लेकिन आपके पास एशियन पेंट्स नहीं है और आपको एशियन पेंट्स अब खरीदने का एक तरह से मन बन रहा है क्योंकि इतना करेक्ट हो गया, आप निश्चित रूप से करिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट जो है लाइफ टाइम हाई पे है। 15, जैसे मैंने बताया, इसका 1612 रुपया जो है लाइफ टाइम हाई है और वर्तमान में 1560 1570 पे चल रहा है। 2.5-3% का कोई फर्क नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुक करिए, एशियन पेंट्स में मूव करिए। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन की सलाह नहीं है, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको सारे दे रहा हूँ। जब तक मैं आपको लाइव उदाहरण नहीं दूंगा तब तक उसमें कोई मीनिंग नहीं होगी। चौथी चीज, अगर आपको एफ&ओ में जो मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ एफ&ओ में, जैसे मैंने टीवी पे भी मैं कई दफा कहता हूँ कि अगर आपको फर्ज करिए कि आपको डिलीवरी लेने की इच्छा नहीं, आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म पैसा कमाने की इच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं मेरे स्टॉक के सामने मैं मेरे कॉल राइट करता हूँ, यानी मेरे पास अगर 1000 शेयर एचडीएफसी लिमिटेड का है, भाव चल रहा है 1700 1750 पर, मैं 1900 का कॉल जो है 40 रुपए में 35 रुपए में लिख देता हूँ। उस पर मार्जिन देनी पड़ती है 350 रुपए पर शेयर की और मुझे उस पर एक तरह से वर्चुअली उतना रिटर्न मिल जाता है। अगर 1750 का सामने 1900 का भाव आ भी गया, शेयर का भाव बढ़ गया, कॉल एक्सरसाइज हो गया,
तो मैं शेयर की डिलीवरी दे देता हूँ। शेयर का भाव 1900 से नीचे रहा तो मुझे जो प्रीमियम जो मैंने बेच के कमाया था वो मेरे पास रह जाता है। तो इसको आप उल्टा कर सकते हैं। आपको कोई चीज खरीदनी है, मैंने आपको एग्जांपल दिया एशियन पेंट्स का। मानिए कि आपको एशियन पेंट्स में 1550 में शेयर लेना है, आपको 1550 में शेयर लेने की लगता है कि नई चीज बनती है तो 1550 का पुट बेच दीजिए। हो सकता है आपको 1550 का पुट या 1600 का पुट आपका 50 रुपए में बिक जाएगा। अगर उसके नीचे आ गया शेयर तब तो आप उसकी डिलीवरी मांग लीजिए, तो आपका एक तरह से कॉस्ट जो आपने 50 रुपए कम कर लिया। और अगर नहीं किया, जिसे हम कहते हैं कि और अगर नहीं हुआ तो आप उसका चीज का उसमें आपके पास वो प्रीमियम जो आपने बेचा आपके प्रीमियम पॉकेट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि आपको एक मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगेन जो एक मैं जनरली देखता हूँ रिटेल निवेशक जो है वो जनरली जो है ऑप्शन खरीदता है, यानी या तो कॉल खरीदता है या फिर पुट खरीदता है, क्योंकि उन्हें ऑप्शंस की समझ ही नहीं है। वो सिर्फ ये मानते हैं कि ऑप्शन खरीदना, कॉल खरीदना मतलब तेजी, पुट खरीदना मतलब मंदी। तो अगर मुझे मंदी करनी है तो मैं पुट खरीद लूं, कॉल खरीदना है तो मैं तेजी करता, मुझे तेजी करनी है तो मैं कॉल खरीद लूं। लेकिन अगर कोई भी आप ऑप्शन खरीदते हैं तो उसका आपको प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम इतना हेवी होता है, इतना हाई होता है कि आप जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इसका एक हाई प्रीमियम का एक उदाहरण दूं एक स्टॉक का, तो यूपीएल शेयर, अगर आप उसका फंडामेंटल कॉल लेवे, शेयर का भाव चल रहा है 370 रुपया। अगर आप उसका एक फंडामेंटल कॉल लेवे तो 370 रुपए में 40 रुपए से 37 से 40 रुपए ईपीएस पक्का उस कंपनी का FY21 में आएगा। यानी शेयर आपको 10 के पी मल्टीपल पे ग्लोबल कंपनी का शेयर मिल रहा है। अब आप 350 का अगर आप पुट देखेंगे तो आपका भाव उसका चल रहा है करीबन 18 से 20 रुपया, और 370 के शेयर के सामने कॉल का जो 380 या 390 का कॉल का प्रीमियम चल रहा है 25 रुपया। यानी आप देखिए कितनी वॉलेटिलिटी है। तो इसके अगर आप 350 में उदाहरण के तौर पे अगर आप उसका पुट बेचते हैं, खरीदने के बजाय बेचते हैं, क्योंकि आज सभी मंदी में है इसीलिए उसका इतना प्रीमियम चल रहा है। तो आप 350 का पुट अगर 18 रुपए में बेचते हैं और अगर शेयर का भाव और गिरता तो आपको 332 में डिलीवरी आ जाती है। और ये मान के चलिए कि आपको अगले 2 महीने 3 महीने का अगर व्यू रहेगा तो आपको फिर से यूपीएल में 400 का भाव देखने मिलेगा। अगर 350 से नीचे नहीं आया तो आपको 18 रुपए मिल गया सिर्फ 25 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, जो अभी 1 मई से दिन बाकी है। अगर आपके पास शेयर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना 380 का कॉल बेच दीजिए, 25 रुपए प्रीमियम मिल जाएगा। तो अगर आपने 400 रुपए में भी लिया तो कम से कम आप अपनी कॉस्ट को जो है 25 रुपए कम कर सकते हैं। तो इसे ऑप्शन राइटिंग के लिए, जिसे मैं कहता हूँ हेजिंग या फिर जो है एक तरह से आपको यील्डिंग, लेकिन हम क्या करते हैं कि लेवरेजिंग के लिए यूज करते हैं और एफ&ओ। और अगर आप लेवरेजिंग के लिए यूज करेंगे तो आप एफ&ओ में निश्चित रूप से 99% केसेस में जो आप लॉस करेंगे। और जो अभी मैंने आप लोगों को ऑप्शंस का, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, अगर किसी को कोई समाधान हो तो क्वेश्चन आंसर्स में अपने सेशन में पूछ सकता है। अगर मैंने जो बताया कि जैसे ऑप्शंस खरीदना, आप ऑप्शंस खरीद के कभी भी नहीं कमा सकते, क्योंकि ऑप्शंस जब आप खरीदते हैं, चाहे फिर पुट हो चाहे कॉल हो, कॉल मैंने आपको तेजी करना है, पुट यानी आपको मंदी करना है, तो उसमें हमेशा एक इनबिल्ट प्रीमियम होता है वॉलेटिलिटी या सेंटीमेंट के हिसाब से। और 4 से 5% का प्रीमियम देके आप कभी भी जो है ऑप्शंस खरीद के कभी भी बाजार में पैसा नहीं कमा सकते। तो मेरा कहने का मतलब कुछ मैंने आप लोगों को सूत्र दिया कि एफ&ओ में मत करिए, पोर्टफोलियो को बैलेंस करिए। और एक लास्ट मेरा सलाह होगा कि कभी भी जो है स्टॉक मार्केट में अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करिए और कभी भी बोरोड मनी को मत लगाइए। उदाहरण के तौर पे आज लोग बाग टेम्प्ट होते हैं, मैं मेरा घर मॉर्गेज कर दूं, होम लोन 7.5% पे उठा लूं और वो 7.5% का जो है पैसा बाजार में लगा दूं, क्योंकि तुलसियान जी कहते हैं कि 15% का रिटर्न मिलेगा। तो मैं तो अपने ऐसे कभी भी मत करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है इवेंचुअलिटी या एक्सट्रीम जब बिहेवियर दिखाता है तो बहुत बड़ा एक्सट्रीम बिहेवियर दिखाता है, और उस वक्त हमारे जो हौसले होते हैं सारे के सारे पस्त हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े फंड मैनेजर, बड़े बड़े बुलिश फंड मैनेजरों को देखा है, जब तेजी में तो बड़ी तेजी की बात करते हैं, जैसे ही मंदी आती है उनके सारे हौसले पस्त हो जाते हैं। तो कभी भी जो है मार्केट में बोरोड पैसा मत डालिए। और मार्केट का एक और नियम है, इक्विटी में आप प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट की डबल एक्सपेक्टेशन करिए। जैसे मैंने आपको बताया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का अगर आप एक बेंचमार्क रिटर्न मानते हैं 6 से 7% का, आप 6.5% मानिए, तो आपका एक्सपेक्टेशन मार्केट में होना चाहिए 13%। पर जब तेजी होती है लोग बागों को 13% एक दिन में या एक हफ्ते में चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जहां पे भी अगर आपका जो बेंचमार्क या जो प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट अगर आप उसका डबल मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं तो आप रीजनेबल है। क्योंकि एक तरह से आप, जैसे मैंने बताया, अगर आप डबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 100% एक तरह से इक्विटी, चूंकि रिस्की इंस्ट्रूमेंट है तो रिस्क प्रीमियम हो गया 100%, और दूसरा बाकी का हो गया टैक्स एफिशिएंट। जैसे मैंने बताया कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बुक करेंगे तो भी आपने अगर 100 रुपया कमाए तो आपको 85 रुपया आपके घर में बचेगा या 82 रुपया घर में बचेगा, अगर सरचार्ज को भी पकड़े तो। जबकि यही अगर इंटरेस्ट से आया होता तो आपका 25 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया जॉब टैक्स में निकल जाता। तो प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट का डबल 100% आपकी यील्ड एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए स्टॉक मार्केट से। वर्तमान में चूंकि इंटरेस्ट रेट 6-6.5% है, पुराने जमाने गए जब आपको 20-20, 25-25 या 30-30% रिटर्न मिला है शेयर बाजार से। अगर आपको इस बाजार में वर्तमान स्थिति में 13-14% का सालाना रिटर्न मिले तो आपको बहुत खुश रहना चाहिए।
तो कुछ जो है ये चीज का है। अब आप मैं आऊं क्विकली कि व्हाट इज द रोड अहेड। इनफैक्ट कोई भी सिचुएशन देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी इकोनॉमी, पूरा विश्व, अगर पूरा विश्व खत्म होता है तब तो मैं कोई उस पर बात करने की जरूरत ही, फिर आप किसी में भी इन्वेस्टेड रहेंगे तो सारा का सारा आपका चीज, आपकी जो वेल्थ डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन हमेशा चीजें जिस हिसाब से बाउंस बैक हुई, अगर मैं पेंडेमिक पे भी आऊं, जिस हिसाब से चाइना का जो सिचुएशन है कि लोग बाग हर कोई, पूरा विश्व एक तरह से एक हो गया है चाइना के विरुद्ध में। जो चाइना की जो दादागिरी मैं कहूंगा, या जो उनका जो माइटी पावर है, वो उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज का सबक जरूर मिलेगा। वही भगवत गीता में कि जो कर्म का फल आपको मिलके रहेगा। तो आज चाइना से प्रैक्टिकली हर कंपनी, चाहे वो यूरोप की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की हो, वो हर कोई मूव आउट करना चाहती है चाइना से। लेकिन उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव है वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, जिस हिसाब से जैसा सेक्टर। लेकिन इंडिया में सबकी आंखें हैं कि इंडिया जो है काफी वाइब्रेंट इकोनॉमी है, यहाँ पे काफी अच्छा जो है मैन पावर है, ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, हार्ड वर्किंग है। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए काफी ज्यादा है। अगर आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आप नेगेटिव पे देखेंगे तो आपको नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई देगा, अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई देगा। आपको इंडिया में आप अगर पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे तो शायद आप हताश होकर के आपको आत्महत्या करने पर भी मजबूर करें। लेकिन अब वो सिचुएशन भी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से एक सिटीजन डिमांडिंग हो गया है, तो पॉलिटिकल पार्टियों का भी जो है अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, और हमारे ऊपर है कि हम कैसे पॉलिटिकल लीडरों को चुन के लाए। तो निश्चित रूप से एक पेंडेमिक का जो पॉजिटिव इफेक्ट, ह्यूज कैपिटल इन्फ्लो आएगा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कैपिटल इन्फ्लो देखा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। आप मोबाइल में पहले इंडिया में 4% जो था वो ऑफ द टोटल कंजम्पशन का, मोबाइल का 4% इंडिया में बनता था आज से 6 साल पहले। आज 96% ऑफ द मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं, हैंडसेट, वो इंडिया में बनता है। असेंबली यूनिट इतनी बड़ी हो गई है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देखिए आईटी कंपनी में, आईटी में इंडिया जो एक हब हुआ है, जिस हिसाब से 80-90 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। दूसरा जो सनराइज सेक्टर वो खुलने जा रहा है वो है फार्मा। इस कोविड में जो कोरोना वायरस की डिजीज का जो दवाई का जो है, उसमें अगेन इंडियन फार्मा कंपनियों ने अपने आप को प्रूव किया है अमेरिका के सामने, यूरोप के सामने, कि हमारे में वो महारत हासिल है कि हम उस चीज को आपको सप्लाई करके आपका सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वो एक काफी पॉजिटिव हुआ है। तो फार्मा, आईटी, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर आपके एयर कंडीशनर हो, वॉशिंग मशीन हो, जिसे हम वाइड कंज्यूमर ड्यूरेबल कहते हैं, उसकी काफी स्कोप है। अक्रॉस द बोर्ड इन जनरल काफी इंडस्ट्रियां चीज की आएगी। और दूसरा हो सकता है चीजें, जैसे मैंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि अगले करीबन 2 से 3 महीने में सिचुएशन इंप्रूव हो। लेकिन उसके बाद में, जिसे हम पेंट अप डिमांड कहते हैं, जैसे पता है ना, दबी हुई डिमांड जो है एक साथ में आएगी, और उसका काफी बड़ा हमको फायदा देखने को मिलेगा। तो इंडियन इकोनॉमी हो सकता है 6 महीने का, 8 महीने का। आपको याद हो तो 1997 की जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उसमें सिमिलर फॉल हुआ था। अगर मैं क्राइसिस की समानता को कंपेयर न भी करूं, तो कम से कम मार्केट फॉल को निश्चित रूप से कंपेयर कर सकते। मैं नहीं कहता हूं कि 97 की फाइनेंशियल क्राइसिस और वर्तमान की कोरोना क्राइसिस दोनों सेम थी, लेकिन दोनों के समय में इंडेक्स जो है, या निफ्टी का या सेंसेक्स की, वो 55% का फॉल आया था। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुई यूएस की, उसमें भी मैं नहीं कहता हूँ यूएस की सब प्राइम क्राइसिस और कोरोना वायरस की क्राइसिस दोनों सेम है, लेकिन दोनों के समय में निफ्टी जो है 55-60% का फॉल आया था। उसके बाद में काफी इक्वली बाउंस बैक किया, उससे ऊपर गया। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे आएगी। अब ये बाउंस बैक कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन 2020 का जो समय है, हो सकता है कि अगले 3-4-6 महीने का टफ हो, लेकिन उसके बाद में इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए बहुत अच्छा। और हमेशा अगर इकोनॉमी 6 महीने बाद में रिवाइव होने वाली होती है, तो मार्केट हमेशा उसको 6 महीने पहले कैप्चर करता है। स्टॉक मार्केट जो है ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक है, वो हमेशा फ्यूचर को देख के चलता है, वर्तमान और भूतकाल को देख करके नहीं चलता है। अगर कोई कंपनी ने भूतकाल में बहुत अच्छा किया है, तो उसको कोई वैल्यूएशन नहीं मिलेगा अगर वो आगे अच्छा करने का माहौल या अच्छा करने का चांसेस ना हो तो इस लिहाज से आपको अपने पोर्टफोलियो में, और मेरी एक और सावधानी एक चीज की है कि जनरली, जैसे मैंने कहा कि पेनी स्टॉक्स में मैंने लोगों को देखा कि पेनी स्टॉक्स ले लिए। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप के 10 रुपए में शेयर लिया, करेक्ट हो गया शेयर 6 रुपया, 6 रुपए में और एवरेज कर लिया, 6 रुपए से फॉल होकर 4 रुपया हो गया और एवरेज कर लिया। ये कभी भी आप जो है पेनी स्टॉक्स को एवरेज, या इनफैक्ट किसी भी स्टॉक को मैं कहता हूं, आप हमेशा पोर्टफोलियो को ब्रॉडन करिए। जो मैंने बताया 16 से 20 स्टॉक्स, अगर आपका इनिशियली, अगर आपका नियर टर्म के लिए कुछ महीनों के लिए अगर 20 से 24 भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉफिट भी होगा उसमें से निकलिए। और कभी भी एवरेजिंग थियरी मत रखिए। इवन फ्रंटलाइन स्टॉक्स में अगर आपने एशियन पेंट्स या एचयूएल भी लिया है, 2200 में लिया एचयूएल और भाव घट के 2000 हो गया, तो उसे एवरेज मत करिए। दूसरी ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, उसके बदले में आपको उसके साथ में एचयूएल के साथ में जो दूसरी एफएमसीजी कंपनियां, फिर चाहे मैरिको हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, डाबर हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, वो भी आपको उसी फॉल में मिलेगी। तो अगर आपके
पास वो पोर्टफोलियो भी नहीं तो उसे ब्रॉड बेस करिए। और एक सलाह और है कि कोई भी सेक्टर और कोई भी ग्रुप में 25% से ऊपर अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं होना चाहिए, ना तो फार्मा सेक्टर में, ना बैंकिंग फाइनेंस में, ना आईटी में, ना ऑटोमोबाइल में, और सिमिलरली ना एचडीएफसी ग्रुप में, ना बिरला ग्रुप में, ना मुकेश अंबानी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और किसी भी एक सेक्टर में 25% से किसी भी एक सेक्टर में 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से आप देखिए बैंक फाइनेंशियल्स का जो वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है पिछले 3 महीने में, at one point of time bank and financials had 44% weightage in nifty, 41 to 44% depends on the, करीबन 1 साल पहले। तो जहां पर उसमें से कई फंड मैनेजर, कई म्यूचुअल फंड्स, तो उन्होंने उसको भी आउट परफॉर्म किया था। अगर 45% निफ्टी में बैंक फाइनेंस का वेटेज था तो उन्होंने 48-50% तक कर रखा था। तो नेचुरली ऐसे में अगर कोई भी सेक्टर नेगेटिव न्यूज आएगी तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा। तो अगर कुछ इतनी जाने रखे तो मुझे नहीं लगता है कि शेयर बाजार से बढ़िया कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अगर जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने आप को एक एनालिसिस किया, अगर आज मैं 45 साल से जो एग्जिस्ट हूं, मैंने भी प्रोफेशनल सीए, सीएस, एलएलबी सब पास किए, मैं भी प्रैक्टिस में जा सकता था। पर डे 1 से मैंने डिसाइड किया था कि आई विल बी इन द वेल्थ मैनेजमेंट, इनटू द कैपिटल मार्केट एडवाइजरी। और वही मैंने किया जब मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। तो मेरा कहने का मतलब कि जो भी मुझे आज नाम, यश, इज्जत जो भी मुझे मिली है वो थैंक्स टू कैपिटल मार्केट। निश्चित रूप से मैंने मेरे नॉलेज को कैपिटल मार्केट के लिए यूज किया है, लोगों को एडवाइस करके। आज भी हम शायद जो है सबसे सस्ते एडवाइजरी फर्म है और सबसे चीपेस्ट जो है पीएमएस प्रोवाइडर है। बट खैर एनीवे, वो मेरे कोई मार्केटिंग का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर इफ यू विल बी इन्वेस्टिंग योर मनी इन द स्टॉक मार्केट, नॉट बाय बोरोइंग एंड विद सम prerequisites which I have stated now, I think you will be a winner on a consistent basis. नियर टर्म फायदे मत देखिए। ये बाजार जो है आपका पैसा हमेशा यहीं पे रहने वाला है। आप क्यों प्रे करते हैं कि मुझे 1 साल बाद पैसा निकालना पड़ेगा? आप भगवान से ये प्रे करिए कि हम ग्रोइंग करते हैं। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल फील्ड से हूँ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो हमेशा हर प्रोफेशनल कुछ ना कुछ हर साल कोई कमाता ही है, चाहे वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, और अपनी सेविंग्स को उसी में पार करते हैं। तो मेरी यही सलाह है आप लोगों से कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट, capital market, the road ahead is very good. In fact, this is just the near term, short term problem which may last for next 4 to 6 months, but beyond that I see like there is a big light at the end of the tunnel. And उसका मतलब ये नहीं कि you may not find the ideas to invest now. जैसे banking financials का दिया, I've been hearing people saying कि banking financials से हम दूर रहेंगे। अरे banking financials का भैया अगर नहीं होगा तो कोई भी विश्व की इकोनॉमी चल नहीं सकती। तो आप बैंकिंग फाइनेंस को राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें निश्चित रूप से जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है या आईसीआईसीआई, जिसको भी आपको जो लगे उसको पिक करिए। आप निकलिए अपने यस बैंक से, आप निकलिए आरबीएल बैंक से, आप निकलिए इंडसइंड बैंक से। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप बैंकिंग फाइनेंस को टोटली जो क्रॉस कर दें कि आई शुड नॉट हैव एनी इन्वेस्टमेंट इन बैंक फाइनेंशियल, बिकॉज बैंकिंग फाइनेंशियल्स के बिना कोई इकोनॉमी ग्रो कर नहीं सकती। जैसे टेलीकॉम में है, टेलीकॉम में अब सिर्फ 3 या 4 प्लेयर हैं, लेकिन आप आइडिया फोन को, वोडाफोन को क्यों चूज करते हैं? बीएसएनएल तो पब्लिक सेक्टर में अनलिस्टेड है, उसका प्रश्न ही नहीं उठता है। तो टेलीकॉम के बिना कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है। टेलीकॉम इज द बैकबोन फॉर बैंकिंग, फॉर रिटेल, फॉर सोशल नेटवर्किंग, फॉर एवरीथिंग। तो ऐसे में आपको चूज करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर भारतीय एयरटेल। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसलिए कि आज जियो प्लेटफॉर्म का शेयर इंडिविजुअल बेसिस पे अवेलेबल नहीं है, तो आप जियो प्लेटफॉर्म में अगर स्टेक लेना चाहते हैं, रिलायंस जियो में स्टेक लेना चाहते हैं, तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के थ्रू लेना पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस है कि अगर कोई भी सेक्टर है और या कोई भी ग्रुप है, तो डोंट एक्सीड बियॉन्ड 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट in any particular thing. So with this I put my end to my presentation, and इसके बाद में आप लोगों के पास जो भी कोई सवाल होगा वो मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। महेंद्र जी, यस, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, इट्स वेरी एनलाइटनिंग। और सर आप अभी हम ऑलरेडी 200 मार्क क्रॉस कर चुके हैं और अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस चैट पे आए हुए हैं। सो विद योर परमिशन जी सर, महेंद्र जी प्लीज गो अहेड। यस महेंद्र जी। सर ये सुपर हिट रहा है लेक्चर, ऑलमोस्ट 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं एंड द क्वेश्चंस का जो ये फ्लरी है, इट्स नॉट अनएंडिंग। तो शायद आपको थोड़ा 10-15 मिनट कम पड़ेगा, extend a bit. So I start with the questions. Sir, the very important question has come: what to do with SIPs in the current state? देखिए एसआईपी ऐसा है कि आपने किस म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर रखी है, उस पे कॉल लेना बहुत जरूरी है। और उस एसआईपी का परफॉर्मेंस देखिए कि अब तक उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। कोई एसआईपी करके आपने कोई अपने गले में या कोई आपने कोई भीष्म प्रतिज्ञा नहीं कर ली है कि मैं मेरा मरते दम तक मैं एसआईपी को चालू रखूंगा। क्योंकि जैसे आपने देखा फ्रैंकलिन का जिस हिसाब से एक लोगों के थे, ये तो फिरंगी म्यूचुअल फंड है और उसमें 6 डेट म्यूचुअल फंड उन्होंने बंद किया
और उसके अंदर करीबन 35-40 हजार करोड़ का लोगों का अटका है। तो एसआईपी में भी सेम है। और ये मेरी एक सलाह और है कि कभी भी म्यूचुअल फंड में कोई भी सेक्टर डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड में मत जाइए, जैसे फार्मा हो या बैंक फाइनेंस हो या आईटी हो या फिर ऑटोमोबाइल हो, बिकॉज उसमें हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि मैं तो 25% से ऊपर कोई सेक्टर में सलाह देता ही नहीं हूँ। तो अगर आपने कोई एसआईपी शुरू भी किया, तो जैसे जिस हिसाब से आप अपना फैमिली डॉक्टर ढूंढते हैं, अपना फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढते हैं, उसी तरह आपका एक फैमिली स्टॉक मार्केट एडवाइजर भी होना चाहिए। उसमें म्यूचुअल फंड का भी आपका समावेश है। मैंने कई निवेशकों को देखा, हर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, ए में डाल दो, बी में डाल दो, सी में डाल दो, डी में डाल दो। ये एक तरह से कहता है ना कि ये कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। क्वालिटी पे जाइए, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन क्वालिटी में जाइए। अगर आप कोई गलत एसआईपी में फंस गए हैं तो डोंट हेजिटेट टू इम्प्यूट योर पार्ट ऑफ दैट बॉडी ऑल्सो। और आपको अगर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, उस एसआईपी को आप बंद कर दीजिए। यस सर। सर आपने काफी सेक्टर्स के बारे में बताया कि दिस सेक्टर इज गुड, दिस सेक्टर इसका अच्छे टाइम आने वाले हैं, कोई मेल्टडाउन भी होंगे। तो एज अ न्यू पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर, सपोज अगर मुझे सेक्टर वाइज एलोकेट करना है मेरे फंड्स को, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कैसे परसेंटेज और कौन से सेक्टर में मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आप 5 सेक्टर को चूज करिए। मैंने 25% बताया, तो हमेशा 5% का प्लस माइनस का लीवे रखिए। जो 3 सेक्टर है जो आपके मस्ट इन द पोर्टफोलियो, वन पहला है आईटी, दूसरा है बैंकिंग फाइनेंशियल्स और तीसरा है एफएमसीजी। ये मुझे नहीं लगता कि किसी का भी पोर्टफोलियो इन तीनों के बिना पूरा हो सकता है। तो अगर आप तीनों पे एग्रेसिव करना चाहेंगे तो 25% तीनों में एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने कहा कि एक पहला निवेशक है, अभी शुरू ही कर रहा है, नया आया है, तो तीनों में 20 से 22% डाले तो एक तरह से आपका 60% का स्टॉक हो गया। अगर मैं आपको स्टॉक के नाम भी देगा, आईटी में आपके 2 स्टॉक्स हो गए, टीसीएस इन्फोसिस या टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजी। विप्रो अगर से मैं आपको दूर रहने की कोशिश करूंगा, एडवाइस करूंगा। एफएमसीजी में वर्तमान में हो गया एचयूएल, या वर्तमान में हो गया गोदरेज कंज्यूमर या फिर डाबर इंडिया। तीसरा जो मैंने बताया बैंकिंग फाइनेंशियल में हो गया, समझो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक एसबीआई। क्योंकि एसबीआई को मैं पीएसयू टैग की वजह से मैं वरीड नहीं हूँ। एसबीआई जो है सबसे लार्जेस्ट बैंकिंग है। तो अगर आप इस हिसाब से जाओगे तो 3 पोर्टफोलियो आपके हो गए, जिसमें कि 60 से 70% का आपका एलोकेशन है, 60 से 65% का एलोकेशन जा सकता है। बाकी रहा फिर 10% आप फार्मा को चूज कर सकते हैं, 10% को ऑटोमोबाइल को चूज कर सकते हैं। बिकॉज जिस हिसाब से इन दोनों का प्रेजेंस है या इन दोनों का जो एक वेटेज होना चाहिए, तो 60% अगर आप 20-20 तीनों में रखें, 10-10 दोनों में रखें, फार्मा और ऑटोमोबाइल, तो वो 80%। और 10% आप मिसलेनियस रखिए, चाहे उसमें फिर व्हाइट गुड्स कंज्यूमर हो, फिर चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, फिर चाहे और कोई हो। तो उसमें इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन करके आपके 12 स्टॉक्स जो कवर होंगे और करीबन आपका 90% स्टेक्स पोर्टफोलियो जो है 5 सेक्टर या 6 सेक्टर में चला जाएगा। ग्रेट सर। काफी लोगों से ये भी एक सवाल आ रहा है कि आपका जो पीएमएस है, मतलब जो यू मैनेज पोर्टफोलियोज, तो उसका सिस्टम क्या रहता है, उसके चार्जेस क्या रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि आप उसका तुलसियान पीएमएस पे, मैं उस पे भी फिर, क्योंकि वो सेपरेटली रन करता है और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे कोई उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। हम लोग शायद उस पे परफॉर्मेंस बेस लेते हैं, हमारा कोई अपफ्रंट नहीं है, कोई भी एनुअल फी नहीं है। और जो हर्डल रेट के जो जितना भी हमारे, चूंकि हम लोग अपफ्रंट कुछ भी नहीं लेते, तो जो जितना भी आपका गेन आया उसका 10% जो है हम शेयर करते हैं। लेकिन वो हमारे तुलसियान पीएमएस जो है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसका अलग से चीज है उसको। क्योंकि उसका मेरा बेटा जो कार्नेगी मेलन से एमबीए है, कार्नेगी मेलन से मैकेनिकल इंजीनियर है, सीएफए है, एफआरएम है, और वो उसको लीड करता है और उसकी टीम उसको देखती है। निश्चित रूप से मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ, लेकिन उसकी सेपरेट फंक्शनिंग है। मैं मेरा जो एडवाइजरी का देखता हूँ, पीएमएस का मेरा जो है, जैसे बताया कि मेरा दूसरा। जी सर। सर, रिलायंस के राइट इश्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज रिलायंस के ऊपर आपका बहुत जबरदस्त, इनफैक्ट परसों मैं देख रहा था, आपने 2:45 बजे एक बोला कि रिलायंस विल गो 20 रुपीज इन 20 मिनट्स, एंड एक्चुअली इट वेंट अप 20 रुपीज इन 20 मिनट्स। आई मीन जस्ट अनबिलीवेबल कि आपने क्या एनालिसिस किया, कैसे किया, क्या इंटरेस्ट देके। मतलब आई वॉच योर रिलायंस एनालिसिस वेरी एक्यूटली। तो रिलायंस के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए ना सर, और राइट्स इश्यू के बारे में क्या करना चाहिए? ऐसा है कि डिलीवरी डेटा जो है, कई बार क्या होता है, माँ सरस्वती की कृपा होती है तो आपके वाणी पे आके बैठती है। लेकिन जो डिलीवरी डेटा से उस वक्त इस हिसाब से बता रहे थे कि जिस हिसाब से शॉर्ट है काउंटर, और कोई ना कोई न्यूज फ्लो आने वाले, जो जैसे आपने परसों का बिल्कुल सही उदाहरण दिया, उसके पहले भी मैंने कहा था कि 3.5% का बेसमेंट और होगा जब Sterling को किया था, तो 1% से ज्यादा नहीं होगा जो है जियो प्लेटफॉर्म में। और जो मार्केट जो है काफी गंगो हो गया है। और कल मैंने जो 1575 के आसपास, जो भी मेरी साइट पे मेंबर हैं www.tulsian.com पे, वहां पे मैंने 1575 के प्रॉफिट
कॉल दिया था, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ओवरबॉट हो गया था रिलायंस इंडस्ट्री में, सबने लॉन्ग पोजीशन बना ली, सब ये मान के चल रहे कि मुकेश अंबानी जो है कंटिन्यूस ऐसे ही प्लेसमेंट करते रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है, हर चीज का लिमिटेशन होता है। उन्होंने 60,500 करोड़ रुपया 3 प्लेसमेंट से उगा लिया है, जिसमें विस्ता, सिल्वर लेक और फेसबुक है। अब उनके पास में स्कोप है सिर्फ 7-7.5 हजार करोड़ रुपया और जमा करने का। जैसे मैंने बताया कि मेरा अनुमान है कि 15% से ऊपर ज्यादा वो लोग प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे कहे नहीं कि प्रिंटिंग मशीन है कि आप शेयर छाप रहे हो सिर्फ प्लेस करते जा रहे हो। तो नेचुरल है कहीं ना कहीं वो एक जो फोबिया है वो जाके कम होगा। नंबर 3 जो है, अगर आप देखेंगे कि राइट्स इशू 1257 में मैं कम से कम उसे एग्रेसिव प्राइसिंग मानूंगा। अगर बाजार में जहां पे एक बार करेक्शन होना शुरू हुआ तो 100 रुपया करेक्शन हुआ, वहीं पे सभी लोग फिर से नेगेटिव हो जाएंगे और लोग ये बोलेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज तो होल्डिंग कंपनी बनने जा रही है, यहाँ पे मुश्किल है, 50,000 करोड़ रुपया कौन देगा, राइट्स इशू में फलाना ढिमकाना। तो जब सेंटिमेंट्स इतने जल्दी चेंज होते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मार्केट में मैं हमेशा कहता हूं कि फंडामेंटल के अलावा टेक्निकल पोजीशन, जो ओवरबॉट मार्केट होता है वो सबसे नेगेटिव है, और ओवरसोल्ड मार्केट जो सबसे पॉजिटिव है। और यही कारण है कि जो आपने परसों का उदाहरण दिया, मैंने कहा कि 20 रुपया जो रिलायंस बढ़ेगा, मुझे बिल्कुल याद है, और 20 रुपया रिलायंस बढ़ा, 1490 से 1515 इनफेक्ट हुआ। मैंने 1510 का टारगेट दिया था, फिर क्लोजिंग आई 1510। तो सिमिलरली मेरे हिसाब से अब पीक आउट है, क्योंकि रिलायंस, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप देखें 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। उसके पहले भी जब 6 महीने पहले जनवरी में करीबन इसके बाद में 2.5% ऊपर तक गया था, 1612 तक, 1577 के ऊपर रिलायंस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ बैठ जाता है, और 1610 से मार्केट घुमा था। तो 2-2.5% अगर आप प्लस माइनस का लीवेज छोड़ दे में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज निश्चित रूप से ओवर प्राइस हो गया। जैसे राइट्स इशू आएगा, हो सकता है उस टाइम पे 23-24 लाख रिटेल शेयर होल्डर वो लोग अपना शेयर बेचेंगे इसको सब्सक्राइब करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा रिलायंस का शेयर का भाव मुझे फिर से 1400 या 1350 भी देखने को मिले, तो जो वर्तमान में 1570 है, पर उतना मैं लो जा नहीं रहा हूँ। मैं फिलहाल आपको 1470 से 1500 का टारगेट देता हूँ। तो यस, ये हम जो डेटा पॉइंट्स देख के करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू डेफिनेटली एग्रेसिव है, पर चूंकि प्रमोटर ने अपना मन बना रखा कि अगर राइट्स इशू नहीं भी सब्सक्राइब हो तो हम लेंगे। और एक चीज और बता दूं आपको, रूल जो आ गया है कि राइट्स इशू में पहले था कि 90% इशू सब्सक्राइब होना चाहिए, अब 75% इशू सब्सक्राइब होना चाहिए, सेबी का रूल। तो वैसे भी 54,000 करोड़ का राइट्स इशू में अगर माने कि 75% तक ही भरता है, तो वो करीबन हुआ 36,000 करोड़। वैसे भी 24,000 करोड़ तो राइट्स इशू प्रमोटर का खुद का ही है। और जो हिसाब से लोग पैसा जमा कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एशियन पेंट्स में 4 करोड़ 70 लाख शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक होल्डिंग, एक सब्सिडियरी कंपनी है, वो होल्ड करे, तो वो बेचने पे लगे, अपना काफी ट्रेजरी स्टॉक्स बेच रहे हैं, उसके थ्रू वो अपने 20 से 25,000 करोड़ का मॉप अप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर जो है फर्म डिसाइडेड कि अगर पब्लिक का पैसा नहीं गया तो मैं पूरा का पूरा पैसा जो है 24 से 36,000 करोड़ रुपया मैं मेरा इन्वेस्ट करूंगा। तो वो बात दूसरी, लेकिन आगे जाके मुझे यहाँ से 100 से 150 रुपए में का वीकनेस अगर प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से करेक्शन आवे तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। तो ये एक तरह से पीक है। और राइट्स इशू तो निश्चित रूप से लेना चाहिए, 1257 में मेरी व्यक्तिगत राय है कि महंगा है, लेकिन हर निवेशक को आगे इस पे सब्सक्राइब करना चाहिए। सर, काफी लोग लॉस को एवरेज डाउन करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो इज इट राइट पॉलिसी टू एवरेज डाउन? देखिए, यही मैंने अभी आपको दिया कि मैंने उदाहरण की, एक हमेशा बायस माइंड होता है। आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट हैं, आप एक काम करिए, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लिया मान लीजिए 1575 में, तब आप जितना बखान मुकेश अंबानी नहीं करेंगे उससे ज्यादा बखान आप करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया कंपनी है। आप अपने हर मित्र को कहेंगे, अपने रिलेटिव, और जैसे आप 1470 में आप उसके इतने बड़े क्रिटिक हो जाएंगे कि पूछिए मत। अगर आप 1470 में बेचेंगे तो आप गालियां निकालेंगे, 1670 में बेचेंगे तो आप कहेंगे मैं तो जल्दी निकल गया, ऐसा वैसा, लेकिन अभी कोई मजा नहीं है, ठीक है मेरा तो बढ़िया ही था। यानी मेरा कहने का मतलब हर आदमी अपने आप को जस्टिफाई करता है, बायस्ड होता है। और यही मैंने अभी मेरे प्रेजेंटेशन में कहा था कि लोग बाग लॉस मेकिंग शेयर लेते हैं। एडीएजी ग्रुप के शेयर 10 रुपए में लिए, 6 रुपया हुआ वापस एवरेज किया, 4 रुपया हुआ वापस एवरेज किया, 2 रुपया हुआ वापस एवरेज किया। तो लॉस को एवरेज करने से बड़ा सुसाइडल को कोई मूव हो नहीं सकता है। और यही मैंने आप लोगों को अभी मेरे प्रेजेंटेशन में कॉशन किया था। जी सर, मार्केट अभी 7.5 से ऑलमोस्ट 9,300 के आसपास हो गया है। क्या आपको लगता है कि दिस इज सस्टेनेबल, इज इट ओके? देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन, आप इसको पूरा मत लगाइएगा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। 30 अप्रैल को निफ्टी थी 9,900, आप 9,300 की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो 500-600 पॉइंट का करेक्शन हो गया इस वीक में। लेकिन मेरा एक पूछना है कि अगर आपने 9,900, 7,500 से 9,900, 24 मार्च को निफ्टी थी 7,500 और उसके बाद में 9,900, करीबन 10,000, यानी 33 पॉइंट का मुनाफा हुआ। आप 33% आए 24 मार्च से अब तक के पोर्टफोलियो पे, शायद आंसर होगा नहीं।
अब अगर किसी के पास रिलायंस होता, मान लीजिए कि 100 के 100%, और 24 मार्च को उसका भाव था शायद 1200 रुपया और आज भाव है 1600 रुपया, तो उसने कमा लिया 33%। तो मेरा कहने का मतलब कि निफ्टी जो है, आज भी आप निफ्टी, पहले अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक, लेकिन 3 या 4 स्टॉक ही चलते हैं, HDFC बैंक, कोटक, ICICI बैंक और एक और कोई आप जोड़ दीजिए, कभी एक्सेस, कभी इंडसइंड। अब आप आइए निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, उसमें से आप सिर्फ 10 स्टॉक का ही रोल रहता है, तो HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और कभी ITC, कभी और कुछ। यानी मेरा कहने का मतलब कि 50 निफ्टी में से मैं कहूंगा कि अगर इसे एक टीचर की लैंग्वेज में 40 निफ्टी के स्टॉक है, 35 निफ्टी के स्टॉक जो है बिल्कुल नालायक है, उनका ना तो कोई योगदान है ना और कुछ है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में जो 12 स्टॉक्स है उसमें से 8 स्टॉक बिल्कुल नालायक है, उनका कोई योगदान नहीं है। तो निफ्टी को ट्रैक करना या कोई भी इंडाइसेस को ट्रैक करना, बैंक निफ्टी को ट्रैक करना, ये अपने आप में एक सुसाइडल और अपने आप को भ्रमित करना है और कुछ नहीं है। तो कभी भी इंडेक्स पे मत जाइए, आप अपने पोर्टफोलियो, या टेक फॉर इंस्टेंस, आप अगर ADAG में या ILFS में या DHFL काइंड ऑफ स्टॉक्स में रहते हैं, तो इस तेजी में जहां पे निफ्टी 7500 से 9900 बनी है, उसमें भी आप तो नहीं कमाते। तो हमेशा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपका जो वेटेज है, आपका जो पोर्टफोलियो उतना हेल्दी होना चाहिए या टिल्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव स्टॉक्स होना चाहिए कि जहां पे आप निफ्टी को, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर सको। तो निफ्टी के लेवल को देखना बंद करिए, अपने अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेवल को देखिए, अगर आपको इस बाजार में रियल में कमाना है तो। महेंद्र जी, एक क्वेश्चन है, मैं इधर एक नीरव जी ने पूछा हुआ है, मैं पूछूं महेंद्र जी? यस प्लीज प्लीज। हाँ, तुलसीराम जी, एक क्वेश्चन है, नीरव जी ने पूछा हुआ कि अभी जो गवर्नमेंट बोरिंग प्लान कल परसों अनाउंस हुआ है, तो आपको लगता है कि बिकॉज द गवर्नमेंट विल बी बोरिंग ओवर 8 लाख करोड़ और 11 लाख करोड़, तो वुड इट crowd out the private sector investments and would they face liquidity issue? नीरज जी का क्वेश्चन। देखिए, ऐसा है कि आज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर का देखें, आज आप एक बैंक के पास जाइए कि अगर आपको आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो हर बैंक आपको पैसा देना चाहेगी, और अगर आपकी बैलेंस शीट वीक है तो आपको कोई भी बैंक पैसा नहीं देना चाहेगी। सिमिलरली आप बाजार देखें, जो अभी क्वेश्चन है कि 24 मार्च के दिन निफ्टी का 7500 का इंडेक्स था, किसी को भी शेयर नहीं लेना था, क्योंकि जिससे पूछे, अरे यार पैसा ही नहीं, कहां से माल लेंगे, और जैसे 9900 का इंडेक्स है, सभी को माल लेना है। कल जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, मेरे पास कम से कम 25 क्वेश्चन आए कल मेरे पोर्टल पे कि साहब आई वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, और उन्हीं मेंबरों का जैसे 100 रुपए या 50 रुपए भाव टूटेगा, उन्हीं मेंबरों का आएगा कि सर आई वांट टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक बिकॉज दिस सीम टू बी वेरी रिस्की। तो लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत ज्यादा है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी और फॉरेन लिक्विडिटी। अब मैं आपको अगर फॉरेन लिक्विडिटी का बताऊं, $2.5 ट्रिलियन जो है अमेरिका ने ऑलरेडी पंप इन कर दिया, और वो 14 दिन में खत्म हो गया। अमेरिका बात करिए और $2.5 ट्रिलियन लिक्विडिटी पंप इन करने का। आज अगर आप इतना बड़ा पैसा, उसका अगर थोड़ा सा भी शेयर अगर आवे इंडिया में, तो आप सोचो कितना बड़ा चीज का होगा। तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए उगाया है पिछले 2 हफ्ते में अपना स्टेक सेल करके, और भी वो कर सकते अगर चाहे तो, ऐसा नहीं कि, पर वो अपने आप को 75% से कम उनको स्टेक लेके जाना ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ लिक्विडिटी शॉर्टेज। इनफैक्ट आज निश्चित रूप से हर जगह फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन अगर जो एक बिजनेसमैन है, चाहे वो SME का हो, चाहे मीडियम स्केल का हो, चाहे लार्ज स्केल का हो, उसके पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन उसकी जो ईयर मार्क सेविंग है वो अलग है। उसको पार करने के लिए वैसे ही चिंतित है कि मैं कहाँ पे लगाऊं, कहाँ पे नहीं लगाऊं। तो 12 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट की बोरिंग है, मुझे कोई चिंता नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सही कदम है। अगर आपको अनयूजुअल सिचुएशन में अगर आप अनयूजुअल कदम नहीं लेंगे तो उसकी कैसे भरपाई करेंगे। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस में जब आई थी अमेरिका में, तो अमेरिका ने सारे जंक बॉन्ड्स खरीद लिए थे, और जब ठीक हुई इकोनॉमी 3 साल में, तो वही जंक बॉन्ड जिसकी वैल्यू गिर करके 10% हो गई थी, उन्होंने 110% में बेचा। यानी मेरा कहने का मतलब कि ये सिचुएशन जो है टेम्पररी है, और लिक्विडिटी जो है, अब इंडिया, वी आर इन अ ग्लोबल विलेज, हमेशा पैसा कहीं से भी फजील हो सकता है। अगर आप फॉरेनरों को बोले कि मैं आपको करेंसी की स्टेबिलिटी दे सकता हूँ या करेंसी की गारंटी दे सकता हूँ, तो आपको जितना पैसा चाहिए, आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में मिल सकता है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि जो आज डॉलर 76 रुपए पे चल रहा है, इनफैक्ट कोई कारण नहीं है 76 रुपया होने का। ये तो क्रॉस करेंसी, या चूंकि सारी वर्ल्ड की करेंसी वीक है, इसलिए हमारा रुपया भी वीक हुआ है। ये तो हमारे का जो इंपोर्ट बिल कम हुआ है, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आगे जाके कम होगी, जिस हिसाब से क्रूड कम होगा। और क्रूड का सिनारियो $30-35 से ऊपर या $40 से ऊपर ब्रेंट क्रूड जाना नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन में मैं लिक्विडिटी पोजीशन को लेकर बिल्कुल भी वरीड नहीं होगा। लिक्विडिटी पोजीशन खराब होती तो रिजर्व बैंक के पास में 8 लाख करोड़ रिवर्स रेपो में बैंकों का जमा नहीं होता। तो एक तरह से रिजर्व बैंक डायरेक्टली लैंड नहीं करके, रिजर्व बैंक जो है गवर्नमेंट को, ये सही भी है कि रिजर्व बैंक को डायरेक्टली लैंड नहीं करना चाहिए। रिजर्व बैंक गवर्नमेंट को लैंड करे, गवर्नमेंट इन टर्न जो है और 12 लाख करोड़ का बोरिंग करे, तो ना तो प्राइवेट सेक्टर को बोरिंग की तकलीफ आएगी और ना गवर्नमेंट सेक्टर को आएगी। अजय भाई और कुछ पूछ रहे हैं आप?
मैं पूछूं? हाँ महेंद्र जी, एक है ना अभी, ताकि क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं महेंद्र जी, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, अगर हम बहुत सारे स्टॉक्स का, आप इफ यू डोंट माइंड कि सबको स्कैन करके, महेंद्र जी बहुत सारे क्वेश्चंस को ना, तो तुलसियान जी अगर आप जितने ज्यादा लोगों के क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर दे सके, सो दैट वी कैन अकोमोडेट एज मेनी एज बिल्कुल, पॉसिबल। मैं भी यही सजेस्ट कर रहा था कि आप अपने बुलेट रिप्लाई करेंगे, आप फटाफट स्टॉक्स देते जाइए, मैं उस पे जी जी, वो महेंद्र जी पूछेंगे। उसके पहले सिर्फ एक क्वेश्चन है गोल्ड के ऊपर, और उसके बाद हाँ, महेंद्र जी तब तक आप बाकी चूज कर सकते हैं। गोल्ड और रियल एस्टेट। गोल्ड एंड रियल एस्टेट। देखिए, गोल्ड का मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने हमेशा बताया कि गोल्ड को आप वर्जिन या रॉ फॉर्म में रख करके सिर्फ एक ये सोचना कि मेरा गोल्ड बढ़ेगा और मेरे को एक हाइडिंग प्लेस चाहिए, सेफ हाइडिंग प्लेस, मैं कभी भी उसके सलाह में नहीं हूँ। अब रहा सवाल रियल एस्टेट का, मैं तो हमेशा, ये तो क्राइसिस में अब आई है, इनफैक्ट ये क्राइसिस इज एक्सीलेंट मूव। बीच में थोड़ा सा एक लहर बनी थी खास करके युवाओं में कि रेंटेड फ्लैट में रहिए। मैं चूंकि पुराने विचारों का हूँ और कुछ नए भी विचार मेरे में रहते हैं, तो मैंने हमेशा सलाह दिया के लिए और सेफ्टी के लिए आपका खुद का रेजिडेंशियल फ्लैट और एक ऑफिस, तो खुद की सेल्फ ओन्ड होनी चाहिए, कभी भी लीज नहीं होनी चाहिए। अगर तो अभी भी अगर आप भाड़े के फ्लैट में रह रहे हैं, लीज फ्लैट में रहते हैं, तो खुद का फ्लैट होना चाहिए। दिस इज द गोल्डन टाइम, आप इंडिया के कोई भी पार्ट में हो, और जिस हिसाब से इंडिया में फिर से वापस लोग बाग रिटर्न हो रहे हैं, चाहे यूएस से या यूरोप में, तो इतनी हालत खराब है। मेरे कई रिलेटिव जो लंदन वगैरह में थे, वो कम से कम 3 या 4 मेरे रिलेटिव हैं, मेरे भांजे थे, वो फिर से इंडिया मूव हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रियल एस्टेट का आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में, तो आपकी एक ऑफिस चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और एक घर आपका जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो, 2 बेडरूम हो, 3 बेडरूम हो, 4 बेडरूम हो। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के एंगल से ना तो आप रियल एस्टेट में जाइए, ना गोल्ड में जाइए। नीड बेस पे दोनों में जाइए। ओके, उसके बाद सर हम फटाफट, अभी सभी स्टॉक्स काफी आए, वो महेंद्र जी पूछेंगे प्लीज। जी सर, काफी सवाल ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए, ऑटोमोबाइल में अगेन मैंने बताया कि 10% का पोर्टफोलियो आपका ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। तो टू व्हीलर पे निश्चित रूप से पॉजिटिव भी, और टू व्हीलर में अगर आपको वापस कोई बेस्ट एफिशिएंट स्टॉक ढूंढना है, तो मेरा विचार है हीरो मोटो, क्योंकि वो 125 सीसी के नीचे बनाते हैं और एंट्री सेगमेंट में काफी बड़ी डिमांड आएगी। और कार में चूंकि मारुति 51% का पैसेंजर व्हीकल का शेयर होल्ड करता है, तो मारुति 51% पे निश्चित रूप से अगले 2 से 3 महीने में चीजें तकलीफ रहेंगी। ऑटोमोबाइल मेकर को भी शायद पार्ट्स नहीं पहुंचेंगे, डीलर की शॉप्स नहीं खुलेगी। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू होवे 6 महीने से साल भर का या साल से 2 साल का, तो 10% का पोर्टफोलियो एलोकेशन और हीरो मोटो और मारुति में आप ध्यान रख सकते हैं। सर एग्रो सेक्टर, देखिए, एग्री सेक्टर में काफी बड़ा पुश आएगा, लेकिन इसमें जो है कि फर्टिलाइजर कंपनियों से दूर रहिए, खास करके यूरिया मेकर से। लेकिन जो क्रॉप प्रोटेक्शन है, जैसे एग्रोकेमिकल है या हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, उनमें काफी अच्छा स्कोप है। और आगे जाकर जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मेकर, जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल है, या फिर पीआई इंडस्ट्रीज है, या फिर अतुल लिमिटेड है, या फिर आरती इंडस्ट्रीज जो एग्रोकेमिकल्स, या फिर यूपीएल है, या फिर हाइकल लिमिटेड है, ये सारे काफी अच्छे परफॉर्म करेंगे। सर, एसबीआई कार्ड्स काफी लोगों ने पब्लिक इश्यू में अप्लाई करके मिला हुआ है, उसको क्या करना चाहिए एसबीआई कार्ड्स का? देखिए, रखना चाहिए। जो कल हिसाब से रिजल्ट्स आए, उन्होंने एक एक्सेप्शनल प्रोवाइड किया। उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री जो कॉन कॉल था शाम को 4 से 6 के बीच में, कॉन कॉल में उन्होंने काफी अच्छा कंफर्ट दिया कि मॉरेटोरियम जितना मांगा था उससे कम लोगों ने एक्सरसाइज किया है। तो आगे जाके सिचुएशन जो काफी अच्छी है, और मॉरेटोरियम को ये नहीं मानना चाहिए कि वो सारा का सारा कोई बैंड डेट्स में कन्वर्ट होगा। तो निश्चित रूप से जो Q4 नंबर को देखते हुए, कम से कम मेरा एक ये है कि हो सकता है शेयर जो है आपको 5-6% नीचे मिले, लेकिन अगर 500 से 550 के बीच में आवे, तो दैट मेक्स इट एज अ कंपेनिंग बाय। ओके सर, फार्मा सेक्टर क्या? फार्मा सेक्टर में देखिए, सिलेक्ट रहिए। कम से कम 40-50 कंपनियां आप अक्रॉस द बोर्ड वापस भरना शुरू करेंगे, तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ फार्मा ही फार्मा हो जाएगा। तो जो सिलेक्ट कंपनी, जैसे मैं बायोकॉन, जो काफी इनोवेटिव है हर फील्ड में, पहले उन्होंने बायोसिमिलर बनाया अपने डायबिटीज के लिए, फिर कैंसर के लिए, और अब वो कोविड पे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज हुई डीवीज लैब, जो एपीआई में काफी अच्छा स्पेशलाइजेशन है। तीसरी है ग्लेनमार्क, चौथी है जुबिलेंट लाइफ, 5वीं है एफडीसी लिमिटेड। तो ऐसे 4-5 चुनिंदा स्टॉक्स पे हम आपको एडवाइस करेंगे। बाकी 40-50 फार्मा स्टॉक्स आप अक्रॉस द बोर्ड जनरल कॉल नहीं ले सकते। सर आईटीसी पे देखिए, मैं हमेशा जो स्टॉक्स को मैं यूज नहीं करता हूँ या जिसके प्रोडक्ट को मैं हमेशा, ये सिन प्रोडक्ट है। और जिस हिसाब से मैं तो विश करूंगा कि कम से कम आईटीसी की तरक्की ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से सिगरेट का कंजम्पशन बढ़ रहा है और जो हेल्थ खराब हो रही है, और वैसे भी आप देखिए यही कारण है कि सिन प्रोडक्ट होने की वजह से आज आईटीसी जो है वो लोवेस्ट पी मल्टीपल है। आप उसका 12-13 रुपए का ईपीएस देखें FY20 में, और शेयर का भाव चल रहा है 170-180 का, यानी 12-13 के पी मल्टीपल में मिल रहा है। तो निश्चित रूप से सिन प्रोडक्ट का होने की वजह से मैं तो, लेकिन अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है कि इफ ही सेज कि आई डोंट केयर, देन एट दिस लेवल इट्स अ गुड बाय। सर, सिन कंपनीज के अगेंस्ट आप हमेशा से रहे हैं, मतलब ये आपके वैल्यूज एक्चुअली दर्शाता है काफी बार। तो
IRCTC सर? IRCTC देखिए वर्तमान में जो रेल के हिसाब से बुकिंग का पोजीशन खराब है, लेकिन 1200 में मेरे हिसाब से इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका बिजनेस मॉडल जिस हिसाब से टेक ओरिएंटेड कंपनी बनी है, काफी अच्छा चीज का रहेगा। वापस लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1200 रुपए में बहुत बढ़िया स्टॉक। सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है और इन्वेट्स जो है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं दोनों से दूर रहने की बात सलाह दूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट को बाई करके लीज पे लगाता है। कहीं ना कहीं लीज रेंटल जो है वो गिरने वाले हैं, और जो उनकी कैपिटल वैल्यू अगर उन्होंने रिसेंटली परचेज किया तो उसमें भी डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एनएवी पे कहीं ना कहीं रिटर्न्स पे फर्क पड़ेगा। तो आप REIT से और इन्वेट से दोनों से दूर। ओके सर, आइडिया वोडाफोन? देखिए आइडिया वोडाफोन मेरे हिसाब से एक तरह से स्लो डेथ वाली कंपनी है। कितना भी आज वो अपना फाइबर बेच करके 1,60,000 किलोमीटर का फाइबर बेच के करीबन 14-15,000 करोड़ का उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो ये दिन भर जिस हिसाब से उसका 1.25 लाख का डेट है, कोई फोकस नहीं हो रहा। जो दोनों प्रमोटर है वो करते हुए हैं, चाहे वोडाफोन हो चाहे एबी बिरला ग्रुप हो। तो मैं निश्चित रूप से इसके खिलाफ हूँ, इसमें से निकल जाए। आपके जितनी भी वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है उसको दुख न करते हुए 4-4.5 रुपए में भी निकल जाए। सर हम लोग काफी लोग जैन इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट्स है, तो जैन इरिगेशन के बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए जैन इरिगेशन में कहूंगा कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो नए जनरेशन के, उन्होंने उस कंपनी को खराब किया। कंपनी का इतना अच्छा बिजनेस मॉडल, और अगर आज भी कंपनी के 3 डिवीजन आप देखें, जो माइक्रो इरिगेशन और उनके जो PVC पाइप्स और तीसरा फूड प्रोसेस एग्रो प्रोसेसिंग, अगर आज वो मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों कोई ना कोई एक डिवीजन को मोनिटाइज करने में इतना समय लगा रहे हैं और अपने उसको ब्याज के उसमें डर में रहे। तो जो भंवरलाल जी के 4 लड़के थे, उनमें मेरे को उनसे मैं काफी असंतुष्ट हूँ। और आई थिंक दिस इज द प्रमोटर्स प्रॉब्लम, प्रमोटर्स इनकेपेबिलिटी, प्रमोटर्स फेल्यूर, दैट दे हैव मेड सच अ ब्यूटीफुल कंपनी टू रन इनटू रफ वेदर। बट अगर अभी भी 3 डिवीजनों में से कोई भी एक डिवीजन को मोनेटाइज करते हैं, चाहे PVC पाइप हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन हो, चाहे एग्रो प्रोसेसिंग हो, तो कंपनी का कुछ होप्स बनी हुई है। पेपर स्टॉक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं सर? देखिए पेपर स्टॉक्स में क्या है कि जिस हिसाब से कंजम्पशन का जो एक तरह से जो लॉजिस्टिक कंपनियां थी या जो ई-कॉमर्स कंपनियां थी, उनके पास पैकेजिंग मटेरियल कम पड़ रहे थे, क्योंकि किसी ने भी पैकेजिंग मटेरियल का इतना स्टॉक्स नहीं किया था। तो अब सडनली डिमांड आई है। और वैसे भी पेपर स्टॉक्स आप देखिए लो पी पे चलते हैं, 5-6 के पी मल्टीपल पे। तो निश्चित रूप से नियर टर्म में उनके वो काफी पॉजिटिव व्यू बनता है। लेकिन पेपर स्टॉक्स और कमोडिटी स्टॉक्स कभी भी आपके पोर्टफोलियो का लॉन्ग टर्म हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन नियर टर्म में अगले 4 से 6 महीने के एंगल से पेपर स्टॉक्स में निश्चित रूप से पॉजिटिव। सर टाटा मोटर्स को टाटा स्टील, मतलब ये दोनों अलग अलग सेक्टर्स है, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है? दोनों को मैं टाटा मोटर, टाटा स्टील को मैं बिल्कुल वोडाफोन और जैन इरिगेशन से कंपेयर करूंगा। दोनों सिंकिंग शिप है, दोनों से निकल जाइए। टाटा स्टील में जो कोरस का जो 13 बिलियन का उन्होंने 2007 में जो ली थी कंपनी, उसका अभी तक प्रॉब्लम नहीं निकले बाहर। और टाटा मोटर जो उन्होंने JLR ली थी, उसके प्रॉब्लम है। और इसीलिए यही कारण है कि दोनों का स्टैंड अलोन इंडिया ऑपरेशंस का जो इंडियन ऑपरेशंस इतने बढ़िया थे आज से 10 साल पहले, वो दोनों भी जो है उनके फॉरेन एक्विजिशन कारण से खराब हो गए। तो दोनों के का फ्यूचर ब्लीक है। दोनों में कोई मीनिंग नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट करने से। टाटा कंज्यूमर सर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के बारे में, जैसे L&T हो गया, अशोका हो गया, इनके बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बहुत जनरल वर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में उसी पे जाइए जो EPC प्लेयर, जिनको कोई शौक नहीं कि वो खुद की ओनरशिप रख करके आपसे एन्युइटी या यील्ड या लीज रेंटल या BOT कमा रहे हैं। तो उसमें फिर अगर L&T है या फिर कुछ हद तक J कुमार है या फिर NCC अपना काम करते हैं, जिसको हम EPC कहते हैं, ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, अपना कॉन्ट्रैक्ट लिया, कंप्लीट किया, अपने बाहर चले। और जिसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अच्छी है उसमें, जैसे आपने अशोका बिल्डकॉन का नाम लिया, तो अशोका बिल्डकॉन का EPC डिवीजन अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में उनका जो BOT प्रोजेक्ट है ओन्ड, उसमें काफी बड़ी तकलीफ है, काफी ज्यादा लेवरेजिंग है। तो मैं सिर्फ प्योर EPC प्लेयर पे जाऊंगा जिनकी अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, जिसमें आप L&T और NCC दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज जैसे है AU फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस, स्पंदना, इनके बारे में मतलब जो सिचुएशन है अभी उसके हिसाब से? देखिए यहाँ पे क्या है, वो कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब चलता रहेगा। आज यहाँ पे रिकवरी अच्छी हो रही है, कल वहाँ पे पॉलिटिशियन ने उसको ये कर दिया। तो जो छोटी कंपनियां, स्मॉल फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, थीम बहुत अच्छी है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है, लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के उत्थान के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैं कहूंगा कि पॉलिटिशियन वर्ग जो है अपने स्वार्थ के लिए सबको भड़काता है। अगर आपने बंधना की आपने अगर ये बात की या किसी की भी बात की, क्रेडिट एक्सेस की बात की, आज अगर एक एरिया में, एक विलेज में वहां पे पॉलिटिशियन बोलता है इसको पैसा मत दो, इस कंपनी को रिटर्न मत करो, तो वो खुद भी उस बोरोवर का नुकसान कर रहा है और कंपनी का भी नुकसान कर रहा है, इकोनॉमी का भी नुकसान कर रहा है।
तो यहाँ पे वो बोलता है खट्टा मीठा व्यवहार चलता रहेगा। तो ऐसे स्टॉक्स को जो है हमेशा आपको हेडेक देते रहेंगे। अगर आप उसको टेंशन लेने के लिए तैयार है तो लीजिए, अदरवाइज मेरी एडवाइस है कि बड़े फाइनेंस कंपनी पे जाइए। तो अभी 2-3 मिनट में देन विल मूव ऑन टू द वोट ऑफ थैंक्स। महेंद्र जी। यस, इनफैक्ट एक रिक्वेस्ट सर आ रही है कि आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। सर आप लोगों को वैसे ही समय नहीं मिलता है, और अभी मैं तो वैसे भी नाउ आई ग्रोन। सर एक लास्ट चीज आपको पूछता हूँ कि आप सिर्फ 10 स्टॉक्स हमको दे दीजिए जो 2-3 साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर सके। फाइनल क्वेश्चन एंड फाइनल टेक ऑन यू। मैंने आपको बताया कि वाइज चलिए, अगर मैं आईटी स्टॉक्स पे चलूंगा तो मैं कहूंगा 2 स्टॉक्स है, टीसीएल और एचसीएल टेक। दूसरा ये एफएमसीजी में आप 3 स्टॉक को इंक्लूड कर लीजिए। नेचुरली वर्तमान भाव को देखते हुए मैं उनका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स को देखते हुए बात करूंगा। पहला है एचयूएल, दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर, तीसरा है डाबर, चौथा आप रह सकते हैं कोलगेट या फिर बाटा। अब आप तीसरा स्टॉक्स आइए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में एचडीएफसी बैंक इज अ मस्ट, और आप एचडीएफसी लिमिटेड को भी इसी पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तीसरा है आईसीआईसी बैंक, चौथा है एसबीआई। अब मैं आऊँ ऑटोमोबाइल में तो 2 स्टॉक्स, एक 2 व्हीलर से हीरो मोटो, 4 व्हीलर से मारुति। कमर्शियल व्हीकल से मैं किसी को भी इंक्लूड नहीं करना चाहूंगा। फार्मा से आऊं तो मैं फार्मा में कहूंगा कि बायोकॉन शुड बी मस्ट इन योर पोर्टफोलियो, और अगर आप हाई प्राइस का ले सकते हो तो डिवीज ले। और उसके बाद में अगर आपको रियल एस्टेट का कॉल लेना है तो एक है सेंचुरी टेक्सटाइल, आपको एग्रोकेमिकल में कॉल लेना है तो यूपीएल या फिर हाइकल। तो मेरे हिसाब से आपके 12-13 कॉल हो गए, 6-7 सेक्टर कवर हो गए। यस सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। बहुत क्वेश्चंस है लेकिन अभी आपका और समय ले नहीं सकते, ऑलरेडी आपने 15 मिनट हमको दे दिए एक्स्ट्रा। फॉर द वोट ऑफ थैंक्स शांति वो प्लीज। निरंजन भाई, पंकज भाई ओवर टू यू। पंकज भाई। Thanks, Mahendra bhai. It's my privilege to propose vote of thanks on behalf of Jito Nasik. I extend sincere thanks to today's distinguished guest and analyst Sri SP Tulsian sir for sparing his time out of his busy schedule to guide us on Zoom webinar, to give us a great insight about stock market and investment. Your guidance enlightened us and shown us path and opportunity in stock market. You said equity is best because of transparency and easy liquidity, and it is still having great future. You also made all of us cautious about F&O and other satta type activities. You also given us one mantra: book profit, don't marry with your portfolio. Is your mantra of success, and formula of different shares allotment, that is frontline, mid cap stock, small cap stock, and keep 5% cash is your mantra. You also given various methods of call put and your view about dollars. Your new definition of long term, that sell at particular interval is must. Don't allot your portfolio more than 25% in any sector. After hearing your thought, I am sure it will be beneficial to all of us in today's difficult situation of pandemic. I would also like to thank Mahendra Chaturmutha, who played key role in coordination with Tulsian sir for this great session. Thanks to Chairman, Secretary, thanks to all member of Jito, thanks to Yuto Jit Wing, Ladies Wing, and member of different chapters from Jalgaon, Ahmedabad, Nagar, Ichalkaranji, Pune, and all guests who attended this webinar. Thank you very much. Thank you sir. Thank you everyone. Bye. Thank you.